हाय एवरीवन, हेलो। सो हम जो है रैपिड रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं आज से। इसमें हम बेसिकली ऑल यूनिट्स कवर करेंगे। आज का हमारा यूनिट है यूनिट 10। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 10 में हमारा क्या है, बेसिकली कल्चर एंड सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। ओके, तो हम इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को पहले समझते हैं, देन हम सिलेबस को डिकोड करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। तो व्हाट इज़ कल्चर? देखो, कल्चर क्या है? कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, है ना, वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। अब इसमें जो इंक्लूड होती हैं वो चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि हो गया हमारी बिलीफ सिस्टम, ठीक है, हमारी वैल्यूज़, हमारे कस्टम्स, है ना, लैंग्वेजेस हो गई, ट्रेडिशन हो गया, जो हमारा ये सब क्या है, ये हमारा क्या है, कल्चर है ना, इसी को हम कल्चर कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं कि जैसे इंडिया में हम नमस्ते बोलते हैं, है ना, नमस्ते, तो ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चर, है ना। अब जैसे चाइना में क्या करते हैं लोग, जैसे झुक के बैंड डाउन 45 डिग्री झुक के आपको हेलो बोलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो ये क्या, ये उनका कल्चर है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, अब ये क्या होता है? देखो, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन होता है कि जहाँ पे पीपल बिहेव करते हैं, ठीक है, बाय सीइंग द थिंग्स। मतलब इफ़ आई से कि पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द गिवन थिंग, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि पीपल जो है वो क्या कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है, कोई भी चीज़ को देख के, कोई भी चीज़ को देख के, थिंग को देख के, उसका मीनिंग क्या कर रहा है, वो डिकोड कर रहा है एंड वो उस पर बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जैसे मानो कि हम बात कर रहे हैं नेशनल फ्लैग की, ठीक है। अब एक सेकेंड, नेशनल फ्लैग, ओके, तो नेशनल फ्लैग को देख रहे हो तो ये हमारे लिए एक थिंग है, एक सिंबल है, ठीक है। तो इससे लोग क्या जज कर रहे हैं? लोग इससे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है हमारा जो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं है हमारे प्राइड को, एक नेशनल यूनिटी को दिखा रहा है, हमारी आइडेंटिटी को दिखा रहा है। तो लोग इससे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं इसकी मीनिंग को डिकोड करके। तो आप ये दोनों चीज़ें समझ गए, कल्चर एंड सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। अब इन दोनों का को रिलेशन क्या है? इन दोनों का को रिलेशन क्या है? तो इनका को रिलेशन ये है कि भाई सॉरी, कि कल्चर जो है हमारा, जो कल्चर है वो हमारा किससे बन रहा है? वो सिंबल्स से, ठीक है, एंड उसकी मीनिंग से, जो भी हम वो मीनिंग को डिकोड कर रहे हैं एज पर द वो कल्चर, ठीक है। अब सिंबॉलिक जो हमारा सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, वो हमें बता रहा है कि भाई क्या पीपल, लोग सोच रहे हैं या लोग सीख रहे हैं या कोई भी वैल्यूज़ को शेयर कर रहे हैं थ्रू इंट्रैक्शन से, है ना। जैसे मानो कि जो मैंने बताया आपको कि पीपल जो है कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं? थ्रू इंट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ को डिकोड करके कर रहे हैं? कोई भी थिंग्स को, कोई भी चीज़ को, मतलब कोई भी सिम्बल्स को, ठीक है। तो ये हो गया सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। जैसे मानो कि फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन सा, एक दिया है ना, दिया, ठीक है, वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है ना। बट अगर इंडियन कल्चर में इसको मैं डिकोड करूं तो हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लाइट तो करेगा ही, तो उसके साथ एक होप करेगा, ठीक है, एक। और जब दिया हम कब जलाते हैं? दिवाली पे जलाते हैं, तो एक ये भी चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि विक्ट्री, किसी चीज़ पे विक्ट्री, है ना, कि बुराई पे सत्य की जीत, है ना, तो ईविल पे गुड की जीत। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ हमें इस यूनिट में पढ़नी है। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज़ से ही रिलेटेड हमें सारी चीज़ें, इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं उन सबको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारा क्या, साइन एंड सिम्बल्स। ओके, तो पहला है हमारा साइन एंड सिम्बल्स। ओके, सो व्हाट इज साइन? पहले साइन को देख लेते हैं। साइन क्या है? देखो, साइन क्या है, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट या एक्शन है जिसमें हम सिंगल मीनिंग को डिकोड करते हैं, है ना। इसकी सिर्फ सिंगल मीनिंग होगा, ठीक है। जो साइन होगा वो हमारा सिंपल एक सिंगल मीनिंग होगा। बट वेयर एज सिंबल इज मल्टीपल मीनिंग्स। इस सिंबल्स के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे ना, सिंबल्स को रेड क्लिफ ब्राउन ने भी बोला कि जो एवरीथिंग दैट हैज अ मीनिंग इज अ सिंबल। जिस भी चीज़ की मीनिंग हो उसे हम सिंबल कहते हैं। तो ये किसने बोला? रेड क्लिफ ब्राउन ने। तो देखो, मैं आपको जो जो थिंकर्स यहाँ बताते जा रहा हूँ ना, उसको आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एवरीथिंग दैट हैज़ मीनिंग इज अ सिंबल, फाइन। तो ये हमारा हो गया रेड क्लिफ भाई साहब का, ठीक है। अब जो सिंबल्स है, सिंबल्स में क्या होगा ना, वो उसकी जो फिक्स्ड होगी, कॉमन चीज़, कॉमन होगी, कॉमन मीनिंग होगी, जो कि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि मानो कि रेड लाइट है, ठीक है, तो रेड लाइट का एक ही चीज़ मतलब है, वो है कि यू हैव टू स्टॉप, आपको वहाँ रुकना है। तो ये क्या हो गया? एक सिंबल हो गया, सॉरी, साइन हो गया। इफ सिंबल की बात करूँ तो सिंबल क्या हो गया हमारा, जैसे हमने बात करी थी हमारे इंडियन फ्लैग की, करी थी, तो ये क्या हो गया? सिंबल हो गया, जिसमें मल्टीपल मीनिंग्स निकले। आपने प्राइड भी निकाला, आपने यूनिटी भी बताया, आपने एक आइडेंटिटी बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारा सिंबल। ओके, मूविंग फर्दर। अब देखो सिंबल्स जो साइंस होते हैं ना, उसके हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कि इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके तो एक तो होता है हमारा इंफॉर्मेटिव, फिर होता है हमारा एडवाइजरी, देन वी हैव मैंडेटरी, देन वी हैव आर प्रोहिबिटिंग, देन द लास्ट वन इज वार्निंग।
तो इस टाइप के हमारे सिंबल्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव में क्या हो गया, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे रेलवे का टाइम टेबल वगैरह हो गया, ठीक है। एडवाइजरी में क्या हो गया, आपको सजेस्टिव एक्शंस दिए जाते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन में जा रहे हो तो वियर योर सीट बेल्ट, ठीक है। मैंडेटरी में हो गया कि आपके भाई मल्टीपल फॉलोअर्स हो गए, जैसे आपको ट्रैफिक लाइट जो है वहाँ पे रेड लाइट है तो वहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है। प्रोहिबिशन में हो गया आपको रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस हो गए, जैसे ये यहाँ पे डेंजर है, यहाँ नहीं जाना है आपको, ठीक है। वार्निंग में क्या हो गया, अलर्ट वगैरह का आपको बताते हैं। तो इस टाइप के आपके क्या होते हैं, साइन होते हैं। क्लियर है, ओके। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो सिंबल सॉरी साइन प्लस अगर सिंबल की जो स्टडीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सिमियोटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है, आपका PYQ है। क्लियर हुआ इतना, ओके। अब सिम्बोटिक में क्या होता है कि हम देखते हैं कि मीनिंग जो है वो कैसे क्या क्रिएट हो रही है, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो सिम्बोटिक में हम देखते हैं इट इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ सिमियोलॉजी हम कहेंगे, तो सिमियोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ साइन एंड सिमियोटिक इज कि हम एग्जामिन करते हैं कि कैसे जो मीनिंग है वो क्रिएट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है और इंटरप्रिटेट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इमेज की, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एक थिंकर हैं इसमें, फर्डिनेंड दी सॉसे, ओके। तो इन भाई साहब ने बोला कि भाई दो चीज़ें होती हैं आपकी साइन की, वो होती हैं, पहला तो हो गया आपका सिग्निफायर और दूसरा हो गया आपका सिग्निफाइड, ठीक है। सिग्निफायर हमारा हो गया कि फॉर्म ऑफ द साइन, ठीक है। मतलब कि जो भी हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं या फिर जिसको हम रीड करते हैं। एग्जाम्पल से बताऊँ कि मानो कि भाई हमने कोई चीज़ देखी, तो मतलब मानो हमने ट्री देखा, ट्री देख रहे हैं तो ये हमारी क्या है, साइन है जो सिग्निफाई कर रहा है। पिक्चर देखी, ठीक है, हमने सुना कुछ ट्री का साउंड सुना है ना, हमने उसी ट्री की इमेज देखी, तो ये क्या होगा, ये सिग्निफायर्स हो गए सारी चीज़ें, है ना। ऐसे मैं बता देता हूँ, ट्री है, ठीक है, तो आपने सिर्फ इमेज देखी। बट व्हाट इज सिग्निफाइड, तो सिग्निफाइड होता है कि कोई आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट हो जो आपके माइंड में आ रहा हो, वो होता है सिग्निफाइड। जैसे कि आपने एक प्लांट की कुछ ब्रांचेस देखी, लीव्स देखी, तो वो क्या आपके दिमाग में कुछ चीज़ माइंड में आइडिया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सिग्निफाइड। जैसे कि आपने इसको देखा, आइडिया कॉन्सेप्ट और माइंड आया, तो आपने मानो ट्री देखी, ट्री में आपने इसकी ब्रांचेस देखी होंगी, ठीक है, आपने इसकी ट्रंक देखी होगी या फिर आपने इसके मानो लीव्स देखी, तो इससे रिलेटेड आपकी चीज़ में कोई आइडिया या कुछ आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आया टू योर माइंड, तो उसे हम कहते हैं व्हाट, सिग्निफाइड। क्लियर हुआ ये चीज़, ओके। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे रोज़ है, ठीक है, रोज़ की आप रोज़ दिखा दिया आपको मैंने, अब उस रोज़ से आपने क्या करा, एक सिंबल करा, आपके दिमाग में एक इमेज आई कि हाँ भाई ये तो रोज़ है, तो वो एक्चुअल में आ गया कि ये रोज़ है, ठीक है। देन व्हाट इज सिग्निफाइड, तो रोज़ को आप कैसे देखोगे, हाँ भाई ये तो एक फ्लावर भी है, इसकी ब्यूटी है, इसका फ्रेगनेंस है, तो ये क्या हुआ, ये सिग्निफाइड हो गया। क्लियर हुआ, ओके। तो साइन क्या हो गया हमारा, साइन हो गया सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। तो ये किसने बताया, टुगेदर इन दोनों को बोलेंगे हम साइन, और ये कौन कॉन्सेप्ट बताते हैं, फर्डिनांड दी सॉसे बताते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट थिंकर होते हैं जिनका नाम है चार्ल्स एस प्यूस। देखो इन्होंने क्या करता है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने बताया था कि स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स उसे सिमियोटिक बोलते हैं, है ना। स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था, वो उसका बताया था कि उसे सिमियोटिक बोलते हैं। ये किसने बोला, ये बोला CS पियर्स ने। अब इन्होंने एक थ्योरी भी प्रपोज करी थी, उस थ्योरी प्रपोज करी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ साइंस, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि भाई कि ह्यूमन जो एग्जैक्ट कैसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी साइन का, मतलब कोई साइन है तो उसका जो ह्यूमंस हैं वो कैसे जो है उसकी मीनिंग का क्या करते हैं, मीनिंग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने इस पर भी इसकी एनालिसिस करी थी। क्लियर है, ओके। देन एक और आती है हमारी जिनका नाम है क्रिस्टीना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेमिया एनालिसिस बताई, मतलब ये साइंस की एनालिसिस बताई, ये हमारी एक थिंकर थी। देन हमारे एक थिंकर और आते हैं जिसका नाम है उम्बर्टो इकोज, ठीक है। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है, बुक को मैं ऐसे सिम्बलाइज कर दे रहा हूँ B से, ठीक है। तो बुक का इनका नाम है थ्योरी ऑफ सिमियोटिक, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ सिमियोटिक्स, ठीक है। इन्होंने ये 1976 में लिखी हुई थी। देन ये बोलते हैं कि भाई जो मीनिंग होती है ना वो डिपेंड करती है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड यूजेस पे, किसी भी साइन के, मतलब कोई भी अगर मानो साइन है ना तो उसकी जो मीनिंग है ना वो डिपेंड करती है किस पे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा उसका, और साथ ही साथ उसके कुछ यूजेस होंगे, है ना। तो जैसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थ्रू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से होगी। देन फिर हमारे आते हैं किसमें, इंट्रैक्शनिस्ट, ठीक है। इंट्रैक्शनिस्ट कैसे बताते हैं, इंट्रैक्शनिस्ट सिंबल्स को बोलते हैं कि भाई साहब जो सिंबल्स हैं ना वो हम यूज़ करते हैं, जो समझो सिंबल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इंट्रैक्शन, जब हम कुछ इंटरेक्ट करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, सिंबल्स का यूज़ करेंगे। उसी को क्या बोला, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, किसने, इंट्रैक्शनिस्ट ने। ओके। देन हमारे एक और आते हैं हमारे भाई साहब जिनका नाम है विक्टर टर्नर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं, इसको भी हम आगे भी पढ़ेंगे रिचुअल्स में, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं, इन्होंने सिंबल्स को बोला, सिंबल्स ये अंडरस्टूड करते हैं ओनली देयर एक्शंस इन द फील्ड, मतलब सिंबल्स जो है ना हमारे फील्ड में ही हम उनसे क्या करते हैं, उनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ही टोल्ड बेसिकली कि सिंबल्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन देयर एक्शन फील्ड, ओके।
ओके, क्लियर है। एंड वी हैव अनदर सिगमंड फ्रॉइड। अब ये सिगमंड फ्रॉइड जो है वो हमारे क्या है, वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली इनकी एक बुक थी, इन्होंने जिस पे स्टडी करा स्टडी ऑफ ड्रीम्स, देन उन्होंने स्टडी करी टोटम एंड टैबू की। तो ये उनकी कुछ बुक्स हैं, ठीक है, इन्होंने इस पे पढ़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। देन इन्होंने और भी बात करी कि जैसे व्हाट आर हिडन इन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ऑफ माइंड ऑफ द पीपल, तो उन्होंने उस चीज़ की बात करी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट। सो हियर वी हैव लैंग्वेज एज अ सिंबॉलिक सिस्टम। तो इससे क्या होता है, लैंग्वेज एज अ सिंबॉलिक सिस्टम, तो इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज जो है एक मीडियम है, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे कल्चर को आगे क्या कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, है ना। इसी के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू तो कर पाओगे। सो इट इज बेसिकली सिंबल ऑफ विच सिंबल, इट इज़ अ सिंबॉलिक सिस्टम। अब हमारे एक भाई साहब आए थे जिनका नाम था स्पेयर वोफ, ठीक है। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। कौन सी हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस दी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ओके, नाउ व्हाट इट इज़, कि इसमें बताते हैं कि लोग जो है कि पीपल जो है परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसकी रियलिटी, किसके थ्रू, थ्रू द लैंग्वेज, है ना। और उसी लैंग्वेज से क्या करते हैं लोग, क्या है, शेप करते हैं अपने थॉट्स को। सो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर इज व्हाट, कि पीपल जो है परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किस चीज़ को, जो भी रियलिटी है, किसी भी रियलिटी को क्या करते हैं, उसको परसीव करते हैं या उसको हम समझते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। उसी लैंग्वेज से एंड उससे ही हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को जनरेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ट्राइब्स विथ मल्टीपल वर्ड्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ओके, क्लियर हुआ। देन हम आगे देखते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ सिंबल्स हैं, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, तो ये और समझ लो आप। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिंबल्स हमारे हो गए कि हमारा रिलीजियस सिंबल हो गए, ठीक है, रिलीजियस सिंबल, हमारे कल्चरल सिंबल्स हो गए कुछ। ये देखो नाम से ही स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं। सिग्निफिकेंट सिंबल्स हो गए, तो ये कुछ टाइप के हमारे सिंबल्स होते हैं, क्लियर है। तो जैसे रिलीजियस सिंबल हो गए, जैसे कि मानो ओम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो क्रिश्चियन में ये क्रॉस आता है, ठीक है, तो ये क्या एक रिलीजियस सिंबल है। कल्चरल सिंबल जैसे कि हमारे क्या हो गए, जैसे हम किसी के पैर छूते हैं या हैंड शेक करते हैं, हमारी ड्रेसिंग स्टाइल, ग्रीटिंग स्टाइल, ये तो सारी चीज़ें क्या होगी, कल्चरल सिंबल्स में आ गए। सिग्निफिकेंट सिंबल्स क्या होते हैं, कि सिग्निफिकेंट सिंबल्स हो गए हमारे, कि मानो जब आप कोई चीज़ करते हो और आप सेंडर के थ्रू कोई आपको सिमिलर रिस्पॉन्स आपको वापस मिलता है। जैसे कि आप गुड बाय कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपको गुड बाय कर रहा है, तो ये आपको सेम रिस्पॉन्स हुआ। मानो कि कुत्ता भौंक रहा है तो दूसरा भी भौंक रहा है, तो वो क्या हो गया, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट सिंबल, क्लियर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देन हमारा टॉपिक है रिचुअल, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। सो इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ अ रिलीजन, है ना। तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि जो हमारा बिलीफ है, बिलीफ क्या है, बिलीफ हो गया हमारा कि फेथ है किसी चीज़ में, कि कुछ चीज़ सुपर नेचुरल है, पवित्र है, मतलब सैक्रेड है या रिलीजियस है, ठीक है। उस बिलीफ से हम क्या करते हैं, जैसे कि मानो कि हमारा भगवान में विश्वास है, हम स्वर्ग नर्क में मानते हैं, हेवन या हेल में मानते हैं, हम कर्मा की में बिलीव करते हैं, हम रीबर्थ में बिलीव करते हैं। तो ये हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, मतलब व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक और बिलीव। एंड रिचुअल इज व्हाट, कि जो हम एक तरीका है, एक चीज़ है, एक चीज़ है, एक रिचुअल जो हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं टू कम्युनिकेट हमारे जो सुप्रीम बीइंग है। जैसे कि मानो कि रिचुअल्स एक हमारे फॉर्मल होते हैं एंड वो हम रिपीटेड करते हैं, ठीक है, रिपीटेड टू कम्युनिकेट टू होम, टू इट्स सुप्रीम बीइंग, है ना, सुप्रीम बीइंग। ओके, तो हम उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिचुअल्स हमेशा परफॉर्म करते रहे। जैसे कि हम प्रेयर कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चर्च मॉस्क जा रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, तो हम उससे क्या, उससे हम अब जो सुप्रीम बीइंग है, भगवान है, हम उनसे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, एक हमारी मान लो रिलीजियस प्रैक्टिस है कि हम जो कुछ एक्टिविटी रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं और उसे हम डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि प्रेइंग, प्रार्थना करना बार बार, फॉलोइंग, हम अपनी डाइट को देख रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं ये चीज़ें, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस है। तो इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ रिलीजन। अब हम देखते हैं एक एक करके थिंकर्स को कि किसने क्या कहा। ओके, देन डर्कहाइम की बात करें तो डर्कहाइम कहते हैं कि भाई जो रिचुअल्स हैं वो आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो, तो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम था द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू में भी पूछी गई, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, है ना, ये लिखी थी ना 1912 में। देन हमारे एक थिंकर आते हैं विक्टर टर्नर, जैसे कि हमने अभी लास्ट में भी डिस्कस करा था जब हम साइंस एंड सिंबल पढ़ रहे थे। तो इनकी बुक है, तो इन्होंने पढ़ा बेसिकली रिचुअल्स को डिफरेंट स्टेजेस में, जो इन्होंने एर्नोल्ड गैनजेनेप की जो रिचुअल्स हैं उसको आगे को बढ़ाया। जैसे कि इन्होंने स्टडी करा था किसको, रिचुअल्स को, ओके। और इनकी बुक थी द रिचुअल प्रोसेस, जो कि इसने 1969 में लिखी थी। देन फिर एक इंपॉर्टेंट थिंकर आती है जिनका नाम है मैरी डॉगलस, ये भी बेसिकली पीवाईक्यू कई हैं, तो जिन्होंने बेसिकली रिचुअल्स में कहा था कि रिचुअल जो है मेंटेन करता है सोशल एंड प्योरिटी एंड डेंजरस, इनकी बुक थी, ठीक है। तो मैरी डॉगलस बेसिकली ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और इन्होंने स्टडी करी काफ़ी कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, रिचुअल्स, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो बेसिकली इनका जो आइडिया था ना, वो ये आइडिया, इन्होंने सिंबल्स पे भी पढ़ाई करी थी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका बेसिकली जो बेसिक आइडिया था ना, वो ये था प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का, ओके। इन्होंने बोला था कि जैसे जो चीज़ें गंदी होती हैं ना, वो नेचुरली ही गंदी होती हैं, और बट जो सोसाइटी में हम उनको गंदी, वो सोसाइटी डिसाइड करती है कि वो गंदी चीज़ है या नहीं है, मतलब डर्टी है या नहीं है। सो देर आर सेइंग कि थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड डर्टी बिकॉज दे आर नेचुरली डर्टी,
दे आर कंसिडर डर्टी बिकॉज सोसाइटी एंड कल्चर डिफाइंस दैम द वे दे आर। तो इनकी बेसिकली फेमस एक डेफिनेशन थी इसी से रिलेटेड कि डर्ट इज अ मैटर आउट ऑफ प्लेस। अगर आपको ये लाइन मिल जाए तो आप डायरेक्टली इनके टिक कर सकते हो आपके आंसर्स में। तो सिंपल है कि अ शू ऑन योर फुट इज नॉर्मल, मतलब जो आप जूता आप अपने पहनते हो पैरों में वो नॉर्मल है, बट वो डाइनिंग टेबल पे आप उसको रख नहीं सकते क्योंकि आप उसको वो क्या है, वो डर्टी है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो शू का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, क्योंकि शू जो है आपने गलत जगह पे रख दिया। इसलिए जो डॉगलस हैं, मैरी डॉगलस है, वो ये बताती है कि डर्ट मैटर आउट ऑफ प्लेस। तो आप इसको लाइन को समझ गए होगे इससे कि अगर आपको शू के एग्जाम्पल से इसको याद रख लो, आप जब पैर में शूज़ पहन रहे हो तो वो भाई सही जगह है, वो सही है, वो नॉर्मल है। अब शूज़ को आप डाइनिंग टेबल पर रख दो तो वो क्या है, वो गलत जगह रखा हो तो वो डर्ट की तरह उसे आप बोलोगे। तो क्या है, डर्ट इज अ मैटर आउट ऑफ प्लेस। वो डर्ट जो है कहाँ पे उस चीज़ का यूज़ हो रहा है वो डिफाइन करती है। क्लियर है? ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की तरफ। सो नेक्स्ट थिंकर हमारे क्लिफोर्ड गेट्स, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चर, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। ये इन्होंने बुक लिखी हमारी 1966 में। ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, इन्होंने पढ़ा कि इनका एक and he was also known as the interpretive known for his and he was also known for his interpretive anthropology। ओके, एंड ये बिलीव करते थे कि कल्चर, जो हमारा कल्चर है ना, इट्स लाइक अ वेब ऑफ मीनिंग एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय द पीपल। बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंस थे मैक्स वेबर से, और वहीं से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था हमारा जो वेब ऑफ मीनिंग का, वर्स्टहेन से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा पता रखना। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं इनकी जो कल्चर एज अ वेब ऑफ मीनिंग की। तो इनका एक इंपॉर्टेंट कोट था जो इन्होंने बोला कि मैन इज अ एनिमल सस्पेंडेड इन द वेब पैच, मैन इज अ एनिमल सस्पेंडेड इन वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस ही हिमसेल्फ हैज स्पन। मतलब कि जो लोग हैं वो क्रिएट करते हैं खुद से मीनिंग को, सिंबल्स को, बिलीफ को एंड रिचुअल्स को, और वो जो मीनिंग्स होती हैं वो एक कल्चर को फॉर्म करती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि अब विंग क्या है कि आंख मारना, ठीक है। एंड और वो आंख मारने से आप कई चीज़ें मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो एक बायोलॉजिकल एक्शन है, सोशल उसकी मीनिंग हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो गीड्स हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी, वो जो मीनिंग है ना आंख मारना, उसके बिहाइंड का मतलब भी समझे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया इनका एक कॉन्सेप्ट। यहीं पे पढ़ लेते हैं, थिक डिस्क्रिप्शन। इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन दिया था, उसमें कहते हैं कि जो नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट पीपल डू बट एक्सप्लेनिंग व्हाई दे डू इट एंड व्हाट इट मीन्स टू देम। मतलब वो सिंपल, उनका एक कॉन्सेप्ट है थिक डिस्क्रिप्शन। तो वो सिंपल इसमें ये बताते हैं कि जो लोग करते हैं वो तो समझना ही है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि वो उसका मतलब क्या है लोगों के लिए। जैसे कि लोग जो है कि हाथ फोल्ड करके a person folded his hand, thick description, a person folded his hand to show respect by saying नमस्ते। ठीक है, तो थिक डिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये बताते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि वाई दे डू इट, लोग ऐसा करते पैच। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है थिक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि लोग करते क्यों हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उसकी जगह ये जानने की ज़रूरत है कि लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो मतलब एक एग्जांपल से समझाऊं तो लोग अपने अपने जो हाथ को जोड़ के नमस्कार करते हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि टू से नमस्ते, बिकॉज कि वो उसकी क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें ग्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका है, तो उस जो ग्रीट करने का तरीका है उसके पीछे उसकी मीनिंग देखनी चाहिए, तो उससे ही क्या, उसी से जनरेट होती है कल्चरल मीनिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसी को थिक डिस्क्रिप्शन बोला गया। ये क्लिफोर्ड गिब्स ने बोला, बिकॉज नमस्ते आप हाथ जोड़ के कर रहे हो तो इट इज़ अ सिंबल। अब वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है कि यू आर गिविंग द रिस्पेक्ट। क्लियर है? फिर एक थिंकर और आते हैं हमारे पास जिनका नाम है टी.एन. मदान। तो इनकी बुक थी जिसका नाम है रिलीजन इन इंडिया, ये 1991 में इन्होंने लिखी थी। तो ये कहते हैं कि इंडियन जो है वो रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, और रिलीजन जो है काफ़ी प्लूरल है, कॉन्टेक्चुअल है और ओके। फिर आते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट थिंकर अर्नोल्ड वैन गेनेप। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। तो ये इन PYQ भी मतलब क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था राइट्स ऑफ पैसेज का, पैसेज। ओके, तो राइट्स ऑफ पैसेज का यहाँ मतलब हो गया कि कोई भी रिचुअल्स जो है ना वो, तो यहाँ मतलब हो गया कि रिचुअल्स जो हैं वो हमें मार्क करते हैं कि हम जो लाइफ का ट्रांजिशन है, ठीक है, वो हम कर सकें, चाहे वो सोशल स्टेटस हो हमारा, ठीक है, या फिर हमारी क्या हो, लाइफ का स्टेजेस हो। ठीक है, जैसे कि हमारी बर्थ हुई, ठीक है, तो हमने पुरानी चीज़ें छोड़ के हम बीच में ट्रांजिट हुए कई चीज़ों में, ठीक है, यंग हुए, यूथ हुए, फिर मिडिल लाइफ, फिर ओल्ड हुए, देन हमारी डेथ हो जाती है। तो नॉट वॉट यूज टू से कि उन्होंने इस चीज़ों को, इसको बोला राइट्स ऑफ पासेज की, मतलब एक जर्नी होती है जिसमें आप स्टार्टिंग से एंड तक जाते हो और बीच में आपके ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई। अब इसको उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, 3 स्टेजेस में। वो इन्होंने बोला सेपरेशन, दूसरा है आपका ट्रांजिशन,
एंड तीसरा है आपका इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको इन्होंने बोला प्रीलिमिनल, लिमिनैलिटी एंड पोस्ट लिनिमल। ओके अब इसको समझते हैं, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो STI से, क्लियर है। तो यहाँ पे है कि आप जो है पुरानी चीज़ों से डिटैच होते हो, जो भी आपकी प्रीवियस चीज़ें हैं ना उससे डिटैच हो जाते हो, जो आपकी प्रीवियस चीज़ें हैं फ्रॉम प्रीवियस स्टेटस या फिर आपका जो भी कोई ग्रुप है, ठीक है, उससे क्या होते हो आप डिटैच हो जाते हो। देन आप किस में आते हो, नेक्स्ट स्टेज पे, जिसमें होता है कि इसे हम कहते हैं इन बिटवीन स्टेज, ठीक है, इन बिटवीन स्टेज। देन आते हो आप नेक्स्ट स्टेज पे, जिसे आप कहते हैं पोस्ट लिमिनल स्टेज, जहाँ पे आप री इंट्रोड्यूस होते हो, ठीक है, यहाँ पे आप री इंट्रोड्यूस होते हो इनटू द सोसाइटी, है ना। जैसे कि आप अपनी पुरानी, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हो, कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो क्या है, मानो 10th की जो है 10th क्लास को छोड़ के फिर अगर वो 12th में जाता है तो बीच की ट्रांजिशन स्टेज 11th हो गई, ठीक है, और वो वहाँ पर रह के फिर वो नई स्टेज में आता है। वो मतलब जैसे मानो 12th में है तो वो अपना बीच की चीज़ पास करके वो अपना क्या है कॉलेज में आ जाएगा, तो वो क्या है, वो नई चीज़ में री इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉलेज सिस्टम में, है ना। तो इसे इन्होंने बोला कि चाहे वो स्टेटस हो, चाहे आपकी बर्थ से डेथ तक हो, तो आप बीच में क्या रहते हो, सेपरेशन, ट्रांजिशन एंड इनकॉर्पोरेशन। तो ये चीज़ें क्या हो गई आपकी एक फ्लो में हो गई, ठीक है। देन इसमें ही क्या करते हैं, जो हमारे विक्टर भाई साहब आते हैं, विक्टर टर्नर, वो क्या करते हैं, वो इस आइडिया को क्या करते हैं और ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं, ठीक है, एलेबोरेट करते हैं किसको, जो लिमिनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। जो एर्नोल्ड भाई साहब ने कहा था वो सिर्फ क्या कहा था, वो उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया था, बट जो हमारे विक्टर टर्नर है वो क्या करते हैं, इसको एलेबोरेट एक्सपेंड करते हैं और बताते हैं, और ठीक है अभी क्या बताते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बट ये इनकी एक बुक थी जिसका नाम है द रिचुअल प्रोसेस, ऑल्दो मैंने आपको पहले भी ऊपर बताई है, लेकिन इसको याद रखना, द रिचुअल प्रोसेस, ये 1969 में लिखी हुई थी। सो और एक बुक और है उनकी, द फॉरेस्ट ऑफ सिम्बल्स, ये इन्होंने 1967 में लिखी थी, ठीक है। अब ये लिमिनैलिटी को और ज़्यादा डीप में इसकी पढ़ाई करते हैं और बताते हैं कि भाई जो है कि जो टर्नर ने बोला कि जो लिमिनैलिटी है वो बेसिकली एक रिचुअल्स में जो है पीपल क्या करते हैं, एक स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज में जाते हैं, बट जो इन बिटवीन रहता है, इन बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था, बट सिर्फ आइडिया उनका था, किसका, एर्नोल्ड का, बट इन्होंने एलाबोरेट करा, उन्होंने कहा ये इन बिटवीन वाली स्टेज होती है और यहाँ पे लोग क्या है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ के अपनी न्यू आइडेंटिटी में जाते हैं, तो उसका इन बिटवीन स्टेज होती है ये, ठीक है। इसी को उन्होंने लिमिनैलिटी बोला, क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखो जो हमारे जो विक्टर टर्नर है ना, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है पहले तो, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और इन्होंने स्टडी करी थी काफ़ी रिचुअल्स के बारे में पढ़ाई करी, इन्होंने सिंबल्स को देखा, इसलिए हम इनको यहाँ पढ़ रहे हैं, इन्होंने सोशल चेंजेस के बारे में भी बताया, ठीक है। तो ये हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो विक्टर टर्नर है। देन इन्होंने एक आइडिया और यहाँ पे आता है कम्युनिटास का, कम्युनिटास, ओके। इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो फीलिंग है ना, बेसिकली इसका मतलब होता है, इट रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, कम्युनिटास का मतलब ये होता है टुगेदरनेस, इक्वालिटी, या फिर और भी कह सकते हो आप यूनिटी की एक भावना। तो इट इज़ द फीलिंग ऑफ दीज थिंग्स, इसको ऐसे याद रखना कि जहाँ पे लोग पीपल क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अपने किन चीज़ों से, रिचुअल्स वगैरह में, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल इवेंट हो, तो वहाँ पे एक टुगेदरनेस की भावना आती है। जैसे कि नॉर्मल सोशल डिफरेंस में, जैसे नॉर्मल सोशल लाइफ में आप कास्ट, स्टेटस, क्लास में काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेटेड रहते हो, बट जहाँ पर रिचुअल्स और स्पेशल इवेंट्स होते हैं वहाँ पर आप कास्ट भी भूल जाते हो, आप क्लास भी भूल जाते हो, आप स्टेटस भी भूल जाते हो, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, ये भूल जाते हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कम्युनिटास। अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो कुंभ मेला है ना, वहाँ पे ना कोई बहुत पैसे वाला दिखता है ना कोई गरीब दिखता है, सब में एक एकता की भावना रहती है, टुगेदरनेस की भावना रहती है। फॉर एग्जांपल और भी ले सकते हो, कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे आप फेयरवेल होगा ना, वहाँ पे आपको कोई बहुत कास्ट दिखेगी ना क्लास दिखेगी, सब एक ही जैसे दिखेंगे, है ना, क्लियर है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक्स पे, ओके, क्लियर हुआ आपको ये पहला, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक। देन हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है चेंजिंग मटेरियल कल्चर। तो देखो चेंजिंग मटेरियल कल्चर कैसे, तो उससे पहले हमें कल्चर पढ़ने की ज़रूरत है। तो कल्चर क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी हमारे किसने, A.B. टेलर भाई साहब ने इसकी डेफिनेशन दी। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा कल्चर है ना, वो कल्चर हमारा कॉम्प्लेक्स होल है, जहाँ पे क्या है वो इंक्लूड करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि नॉलेज हो गया, ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम हो गया, आपका आर्ट हो गया, आपकी मोरल हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी एक्सेट्रा हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करते हैं, सोसाइटी जो है वो क्या करती है, वो एक्वायर कर लेती है अमॉन्ग द पीपल, ठीक है। तो वही क्या है हमारा, क्या है, कल्चर है। ये किसने बोला, E.B. टेलर ने बोला। देन मेलेनोस्की भाई साहब क्या बोलते हैं, मेलेनोस्की बोलते हैं कि जो कल्चर है ना वो अचीव होता है थ्रू ही अचीव्स हिज एंड। कल्चर जो है वो कैसे अचीव होता है, ही अचीव्स हिज एंड, इसको ऐसे समझो, ही अचीव्स हिज एंड। इनने एक बुक भी लिखी थी इस पर जिसका नाम था नॉलेज, कल्चर एंड मैन, और यहाँ पे ही डिस्क्राइब कर रहा है मैन को, क्लियर है। तो ये याद रखना। देन इन्होंने क्लासिफिकेशन भी करा था कल्चर का, इन्होंने क्लासीफाई करा। तो कल्चर को आप ऐसे समझो कि एक मटेरियल है, मटेरियल कल्चर है, कल्चर को मटेरियल है, नॉन मटेरियल कल्चर,
मटेरियल कल्चर कौन से हो गए? मटेरियल कल्चर वो हो गए जो हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, जिसको हम छू सकते हो, है ना। बट और ये हमारे होते हैं नॉन टेंजिबल, ठीक है, जिसको आप नहीं छू सकते, ठीक है, जैसे कस्टम्स आइडियाज़ हो गए, ठीक है। टेंजिबल कौन से हो गए? जैसे हाउस हो गया, ठीक है, कार हो गई, ये हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसको आप नहीं छू सकते हो। टेंजिबल चीज़ को आप क्या कर सकते हो? आप छू सकते हो। फिर हम आते हैं, हमारे कुछ एक और इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिसमें हम पढ़ते हैं हरोकोविस्ट, मैकविल मेलविले जे हरोकोविस्ट। तो एक इंपॉर्टेंट थिंकर हमारे ये भी हैं, ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्गर सपोर्टर हैं किसके? कल्चरल रिलेटिविज्म के। जहाँ पे भी मिलेगा तो इनका ही आप कर देना। बट एक चीज़ याद रखना कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सीआर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट दिया था फ्रैन बोस ने, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कल्चरलिज्म को। इंट्रोड्यूस बेसिकली इन्होंने दो ही चीज़ करी थी, इंट्रोड्यूस करा था एंड प्लस उसको प्रमोट भी करा था। अब पहले ये होता क्या है कल्चरल रिलेटिविज्म? देखो, ये सिंपल चीज़ है कि कोई, इसमें ये बताते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म में कि कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है कि हम किसी भी कल्चर को जज कर सकें। तो जो हर कल्चर है उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है। तो इसको ऐसे याद रख लो कि नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कि आप जज कर सको किसको? कल्चर को, ठीक है। आप कैसे समझोगे? सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सबके मतलब एक्सपीरियंसेस से, तभी आप उस कल्चर को समझ सकते हो, क्योंकि हर के हिसाब से कल्चर होगा। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझें तो आपको बताऊं कि भाई जो कल्चर है, ठीक है, किसी एक कल्चर में हैंड शेकिंग करते हो तो उससे ग्रीटिंग माना जाता है भाई। वहीं अगर चाइना की बात करूँ, वहाँ पे आप थोड़ा सा बो डाउन करोगे तो वहाँ पे कल्चर में ग्रीटिंग ये माना जाएगा। तो आप वहाँ के इंटरप्रिटेशन कहीं का सही होगा, कहीं का गलत होगा, तो वो इंटरप्रिटेशन सबके अलग होते हैं। तो आप अगर जज करने जाओगे तो वो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस उसी से इंटरप्रेट कर सकते हो कि वहाँ का जो कल्चर क्या है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और हमारे आते हैं कल्चर के लिए, रुथ बेनेडिक्ट, ठीक है। इन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया था किसका? पैटर्न ऑफ कल्चर का, ठीक है, ठीक है। फिर आगे हमारे आते हैं एक इंपॉर्टेंट थिंक ऑफ विलियम एफ ऑकबर्न। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कल्चरल लैग के बारे में, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो कल्चरल मैकेवर को मैंने आपको बताया कि मैकेवर जो डिस्टिंग्विश करते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन को, कल्चर को इन्होंने रेफर करा एज अ वैल्यू बिलीफ इन आर्ट, ये एंड इन इटसेल्फ है, ठीक है। वेयर सिविलाइजेशन उन्होंने बोला कि रिफर्स टू वो टूल्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, मटेरियल, और ये हमारा मीन्स टू एंड होता है। तो फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव एंड कल्चर इज व्हाट वी आर। तो ये मैकेवर ने बोला, ठीक है। फिर और भी थिंकर्स हैं जैसे क्लिफोर्ड गीज, ये थिंक डिस्क्रिप्शन इंटरप्रेटेड कॉल से बात करते हैं। पियर बॉर्डियो बताते हैं कल्चर कैपिटल हैबिटस एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन, जो हम हमारे जो थिंकर्स में थे तब हमने पढ़ा था। देन ग्रैम्सी बोलते हैं कि कल्चर हेजेमनी पे बात करिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन मार्गरेट मीड कल्चर एंड पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। रॉबर्ट रेडफ्लाई कल्चर को बताते हैं फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम के बारे में। देन श्रीनिवास बोलते हैं संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन पे डिस्कस करते हैं। देन योगेंद्र सिंह बोलते हैं कल्चर को मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। निर्मल कुमार बोस हिंदू मेथड्स ऑफ ट्रैवल एब्जॉर्प्शन। स्टुअर्ट हॉल एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। देन रेमंड विलियम्स होल वे ऑफ लाइफ, कल्चर को एज अ होल वे ऑफ लाइफ बताते हैं। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है जिसका नाम है मोरल इकोनॉमी। मोरल इकोनॉमी से आप क्या समझते हो? देखो, मोरल इकोनॉमी है कि जो पीपल को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में मदद करे, ठीक है। अब वो कैसे डिसीजंस? जैसे कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही उनका मकसद नहीं होता, उनका मकसद ये भी होता है कि वो गाइड होते हैं किससे? फेयरनेस से, ठीक है, या फिर जस्टिस से, या फिर सोशल नॉर्म से, या फिर हम मोरल वैल्यूज से ड्रिवन होते हैं, जिसमें बेसिकली वो सोचते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ओवरऑल, है ना। तो मानो कि किसी आदमी ने, एग्जांपल से समझते हैं, किसी आदमी की एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप पे वो राइस बेच रहा है। अब राइस का, या राइस ले लो, एक काम करो, ऑयल चल रहा है ना मार्केट में, ऑयल ले लेते हैं, ओके, ऑयल, ठीक है। अब ऑयल के दाम जो हैं वो बढ़ गए, ठीक है, कम्यूट करके इन्होंने ऑयल के दाम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, जितने बढ़ने थे उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा बढ़ा दिए। अब एक शॉपकीपर है, वो भी चाहता तो वो उस ऑयल के दाम बढ़ा देता, बट उसने नहीं बढ़ाए। उसने क्या देखा? एक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लार्जर पीपल की मदद करना। वहाँ पे वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं हुआ, वो जस्टिस, मोरल वैल्यूज़ के थ्रू वो चला। तो उसी को हम कहेंगे मोरल, यही होती है हमारी मोरल इकोनॉमी, ओके। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जिसका नाम है E.P. थॉम्पसन, ठीक है। इन्होंने इसको कॉइंड करा था, किसको? मोरल इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा, और इनकी बुक थी जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द वर्किंग इकोनॉमी क्लास। ये इन्होंने लिखी थी 1971 में। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये बताते हैं E.P. थॉम्पसन कि पीपल ना वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब वो प्रोटेस्ट कब करते हैं? जब जो ट्रेडर्स हैं ना, वो जो फेयर प्राइस है उसको वॉयलेट करते हैं, ठीक है, उस प्राइस को वॉयलेट करते हैं। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं जब पीपल क्या करते हैं, उसको प्रोटेस्ट करते हैं। जब ट्रेडर्स क्या है, मनमाने दाम पे ट्रेडिशनल आइडियाज़ के थ्रू वो क्या करते हैं, फेयर प्राइस को जो है वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फिर एक थिंकर और आते हैं इसमें जिनका नाम है जेम्स सी स्कॉट। ये भाई साहब क्या बोलते हैं? जेम्स सी स्कॉट भाई साहब बोलते हैं कि जो इन्होंने बेसिकली अप्लाइड मोरल इकोनॉमी पे बात करी, किसके लिए? पीजेंट्स के लिए, ठीक है। पीजेंट्स वो नहीं थे जो जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें थी, पीजेंट्स वो यहाँ पे थे जो बिल्कुल ही कहते गरीब थे, उनके लिए बात करी। तो इनकी बुक थी मोरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है। ये बोलते हैं कि पीजेंट जो हैं
कि जो पीजेंट्स जो है ना वो केयर करते हैं अबाउट देयर सर्वाइवल, नॉट अबाउट द प्रॉफिट। जैसे कि अगर किसान को उगाना है तो वो पहले क्रॉप्स वो उगाएगा जिससे उसका फूड सिक्योर हो सके, सर्वाइवल मोड ऑन हो सके, बट वो कैश क्रॉप नहीं उगाएगा, वो प्रॉफिट के लिए कैश क्रॉप नहीं उगाएगा, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा। तो ये जेम्स सी स्कॉट का कॉन्सेप्ट था जिन्होंने पीजेंट के लिए बात करी। देन इन्होंने एवरीडे रेजिस्टेंस पे फोकस करा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आता है एवरीडे रेजिस्टेंस, तो ये इन्होंने बोला कि भाई एवरीडे रेजिस्टेंस मतलब पीजेंट जो है बेसिकली इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो अपने फूड सिक्योरिटी या सर्वाइवल के लिए काम करते हैं रेदर देन द मेकिंग ऑफ द प्रॉफिट। क्लियर है? ओके, आगे बढ़। देन हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन की। देखो फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है वो एजुकेशन जो स्ट्रक्चर्ड होती है, जो आप क्या करते हो स्कूल्स में कॉलेजेस में सीखते हो, और इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आप डेली एक्सपीरियंस से सीखते हो, है ना। जिसमें फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, बट और जो हमारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन होती है वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बट आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हो, अपनी कम्युनिटी या मीडिया या किसी भी चीज़ से आप सीखते हो। और जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी वहाँ पे फिक्स्ड करिकुलम होगा, प्लान होगा, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं जो इस पर थिंकर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कुछ थिंकर्स ने कौन सा क्या बोला, देखो ये आपके पेपर 1 में भी है इस पर टॉपिक एजुकेशन पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों पर्सपेक्टिव से। तो हमारे जो पहले थिंकर हैं डरखाइम भाई साहब, वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि जो सोशल एजुकेशन क्या है वो सोशलाइज करती है किसको, चिल्ड्रंस को, है ना, जिससे क्या आती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। की एक बुक थी जिसका नाम था एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ये इन्होंने 1922 में लिखी थी। एक बुक और थी मोरल एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपको बुक्स पता होनी चाहिए। देन हमारे एक थिंकर आते हैं जिनका नाम ये थिंकर थे, ये बेसिकली बताते हैं जो एजुकेशन जो है ना वो बेसिकली है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ये रिप्रोड्यूस करता है किसको, का। तो इसको आप ISA से याद रख सकते हो। तो ये बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस वो रिप्रोड्यूस करती है क्लास इनइक्वालिटी को, है ना। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ठीक है, ये लिखी थी ना 1970 में। देन हमारे आते हैं थिंकर पियर बोर्डियू, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है ना वो रिप्रोड्यूस करती है हमारे कल्चरल कैपिटल को, ठीक है। एंड सिंबॉलिक वायलेंस एंड हैबिटेटस शेप्स लर्निंग, मतलब हैबिट से हमारी शेप्स को लर्निंग करती है, ठीक है, सिंबॉलिक। ये देखो ये सारी कॉन्सेप्ट्स ना मैंने आपको जो थिंकर्स वाले लेक्चर्स हैं ना उसमें सारे बताए हुए हैं। तो अब क्या अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको सब एक्सप्लेन करने जाऊँगा ना तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ये कॉन्सेप्ट्स है ना या तो आप मेरा वो लेक्चर देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इन जो टॉपिक्स हैं इनसे थिंकर्स कौन से रिलेटेड हैं। और फिर इन्होंने एक बुक लिखी होमो एकेडमिकस, फिर इनकी एक बुक थी रिप्रोड्यूसिंग एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर, रिप्रोड्यूसिंग एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर, क्लियर है, ओके। देन फिर हमारे आते हैं इवेंट लेक्चर, देखो प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज़ का, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्रपोज डी स्कूलिंग में सोसाइटी का, ठीक है, जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग बताते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एजुकेशन को बोला कि ही प्रपोजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में, ठीक है। इन्होंने बुक भी लिखी जिस बुक का नाम था डी स्कूलिंग सोसाइटी 1972 में। देन फिर हमारे JP नायक एक थिंकर हैं, उन्होंने इसको दिया कि एजुकेशन को हाईलाइट एजुकेशन इनइक्वालिटी एंड नीड फॉर बेसिक एजुकेशन इन प्लानिंग। तो इन्होंने ये बोला हाईलाइट्स एजुकेशन इनइक्वालिटी के बारे में बात करी, एंड इन्होंने बोला कि जो हमारी नीड है एक फॉर बेसिक एजुकेशन को क्या करने की, बेसिक एजुकेशन को प्लान करने की, ठीक है। इनकी एक रिपोर्ट आई थी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, उसमें इन्होंने ये चीज़ बोली थी। और ये कोठारी कमीशन के पार्ट थे, कोठारी कमीशन, ठीक है, ओके। देन फिर हमारे एक थिंकर आते हैं जिनका नाम था, एक सेकंड कहाँ गया, ओके, जिसका नाम था पॉलो, इसको क्लियर लिख लेता हूँ, पॉलो फ्रेरे। इन्होंने बोला क्रिटिक ऑफ बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल सोलिंग। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, 1970 में लिखी थी इन्होंने। देन फिर हमारे पास आते हैं माइकल यंग, इन्होंने भी एजुकेशन पे बात करी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनको बारे में आप याद रखना। इन्होंने मेरिटोक्रेसी की बात करी थी। ये देखो ये सारी कॉन्सेप्ट ना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लुइस अल्थुसर, ठीक है, आइडियोलॉजी स्टेट अपरेटस ये हमने ऊपर बता ही दिया है। देन सतीश देशपांडे, इन्होंने अपर कास्ट डोमिनेंस पे बोला एजुकेशन के लिए, ठीक है, अपर कास्ट डोमिनेशन,
ठीक है, तो ये सारे था हमारा एजुकेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलीजन वाला। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पेटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम तो आपको पता है कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, ये हमारे स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स होते हैं, है ना। वहाँ पे क्या होता है, कॉमन जो है हमारा रिलीजियस बिलीव्स होती हैं, ठीक है, हमारे रिचुअल्स कुछ होते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस कुछ होती हैं, वही होते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स में जैसे आप मान लो कि चर्च हो गए, ठीक है, चर्च मतलब जो बेसिकली टेम्पल्स वगैरह ये भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। चर्च हो गए, सेक्ट हो गया, कल्ट हो गए, डिनोमिनेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये चीज़ें हो गई हमारे, या हमारे न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हो गए, जो इसमें आते हैं कल्ट में, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, हम लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। पेटी क्या होता है, देखो, ठीक है, पेटी में होता है कि ये डीप रिलीजियस डिवोशंस होता है, फेथ होता है, कमिटमेंट होता है हमारे रिलीजियस ड्यूटीज़ के प्रति। तो बेसिकली क्या होता है, एक मतलब एक डिवोशन टाइप होता है, रिलीजियस डिवोशन की बात करते हैं। तो पेटी का मीन्स हो गया कि हमारा जो डीप रिलीजियस डिवोशन हो गया, ठीक है, ठीक है, या फिर फेथ हो गया, या कमिटमेंट हो गया, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए हो गया, हमारी हमारे रिलीजन के लिए। ठीक है, क्लियर। अब स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, देखो स्पिरिचुअलिटी होती है कि जो एक पर्सनल सर्च के बारे में, ठीक है, ये रिलीजन से या टेंपल वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली रिलेटेड है किससे, कि हम पर्सनल खुद की खोज में निकल रहे हैं, पर्सनल सर्च के बारे में, जिसमें आप इनर पीस की बात करते हो, ठीक है, आप अपने कनेक्शंस की बात करते हो, अपने हाईएस्ट रियलिटी की जानने की कोशिश करते हो। तो ये क्या हो गया, स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे हमारे वेबर साहब हैं, उन्होंने बात करी चर्च पे, ठीक है, सेक्ट पे और कैरिश्मा पे। उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिया, क्लासिफाइड करा किसको, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, किसमें, इनकी बुक थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, जो इन्होंने 1905 में लिखी थी। देन हमारे एक थिंकर आते हैं जिनका नाम था अर्नेस्ट ट्रॉक्लचस, अब जो भी प्रोनाउंस करते हो आप, मतलब ऐसे ही समझ लेना आप इसको, कि इन्होंने चर्च को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट चर्च, ठीक है। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द सोशल थिंकिंग ऑफ क्रिश्चियन चर्च, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट थिंकर जिनका नाम था ब्रायन विल्सन। ये क्या कहते हैं, इनकी एक बुक थी सोशल डायमेंशंस ऑफ सेक्टोरियन, सोशल डायमेंशन ऑफ सेक्टोरियन, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं किसको, ये डिफाइन करते हैं मॉडर्न रिलीजियस फॉर्म्स को, मॉडर्न रिलीजियस फॉर्म्स के बारे में ये डिस्कस करते हैं। देन हमारे एक सबा मोहम्मद एक थिंकर हैं, सबा महमूद, ठीक है। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था, इनकी बुक थी पॉलिटिक्स ऑफ पीटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद रखो, 2005 में लिखी थी इन्होंने। विमेंस की पीटी मूवमेंट की बात करी थी, स्टडी वुमेंस पीटी मूवमेंट इन इजिप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स। अब इससे आपको देखो समझ में आ रहा है कि आप कॉमोडिफाई कर रहे हो किसको, रिचुअल्स को आप कॉमोडिफाई कर रहे हो। तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि कुंभ मेला में हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ कॉमोडिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके लोग क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए वहाँ से कमा के निकले हैं लोग, है ना। तो हम कॉमोडिफाई कर रहे हैं, टेंपल्स में कॉमोडिफाई कर रहे हैं कि भाई दर्शन के लिए हम लाइन में पैसा ले रहे हैं, तो कॉमोडिफाई तो कर रहे हैं ये चीज़ें। तो इसमें एक थिंकर थे हमारे क्या, फिलिप लुट्जेनफोर्ड, जिन्होंने रामायण पे बात करी, ठीक है, कैसे कॉमोडिफाई कर रहे हैं। पीटर वैंडर वेब एंड रवि सुंदरन, इन दोनों ने मिलकर क्या बात करी, अर्बन रिलीजन पे बात करी, ठीक है। जो अर्बन रिलीजन के फेस्टिवल्स हैं उसमें जो रिचुअल्स होते हैं कैसे कॉमोडिफाई कर रहे हैं। जैसे अर्बन में कौन से होती हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, और हमारे गणेश चतुर्थी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन चीज़ों को कॉमोडिफाई करा गया। तो ये इंपॉर्टेंट दो थिंकर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सॉरी, जिसका नाम है कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन। अब देखो इससे आप क्या समझते, तो कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, देखो कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है वो रिफ़र करती है पीपल को, या कोई ग्रुप हो, है ना, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, किस चीज़ में, या तो शेयर्ड कल्चर हो, है ना, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, एथनिसिटी हो गई, ठीक है, वैल्यूज़ हो गए, या कस्टम हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, शेयर्ड कल्चर शो करे ऑन बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, जैसे कि लैंग्वेज के आधार पे हो गया, रिलीजन के आधार पे हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारे एथनिसिटी पे हो गया, वैल्यूज़ पे हो गया, इन सब चीज़ों से क्या हो, हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है दिखे। क्लियर है ना, ओके, इतना समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि बंगाली का कोई बोल रहा है तो वो बंगाली लैंग्वेज और कल्चर, तो वो बंगाली कहलाएगा। सिख में पंजाबी कोई बोल रहा है तो वो सिख या सिख ट्रेडिशन का या सिख रिलीजियस ट्रेडिशन का कहलाएगा, है ना। अब मैं बात करता हूँ कल्चरल मोबिलिटी की। कल्चरल मोबिलिटी क्या होता है, देखो ये एक प्रोसेस है,
इस प्रोसेस में कि कल्चरल सिंबल्स को यूज़ करा जाए, या फिर ट्रेडिशन को, या लैंग्वेज को, या रिलीजन को, या एथनिसिटी, मतलब ये भी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो हमने डिस्कस करी हैं, उससे क्या हो, लोगों को यूनाइट करा जाए, है ना, यूनाइट पीपल फॉर किसके लिए, सोशल या फिर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक पर्पस के लिए। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि कल्चरल मोबिलिटी जो है वो प्रोसेस है यूजिंग कल्चरल सिंबल्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, इन सबको यूनाइट करने के लिए पीपल, किस लिए, फॉर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्पस के लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, मानो कि लैंग्वेज बेस्ड मूवमेंट हुआ, या ट्राइबल राइट्स के मूवमेंट हुए, या रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुए, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कल्चरल मोबिलाइज करते हैं, किसके आधार पर, या तो लैंग्वेज के, ट्रेडिशन के, ठीक है, वैल्यूज़ के, ठीक है, एथनिसिटी के आधार पर। तो इससे क्या हो गया, ये हो गया कल्चरल मूवमेंट। तो हम, अगर मैं जिस बताऊँ आपको, तो कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है वो क्रिएट करती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, ठीक है। और कल्चरल मोबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम, दैट्स शेयर्ड आइडेंटिटी फॉर कलेक्टिव एक्शंस। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? ओके। अब कुछ थिंकर्स हैं इनमें, वो हम देख लेते हैं कि करके। तो पहले थिंकर आते हैं इसमें हमारे देसी, जिनका नाम है दीपांकर गुप्ता जी, ठीक है। दीपांकर गुप्ता जी कहते हैं, पहले तो इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम है कल्चर, स्पेस एंड आइडेंटिटी। ये 2001 में लिखी थी, ठीक है। अब ये आर्ग्यू क्या करते हैं, ये आर्ग्यूड करते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है ना, वो हमें, कल्चरल आइडेंटिटी वो हमें पता है कैसे समझनी चाहिए, वो हमें समझनी चाहिए इन द स्पेशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, कि वो जगह के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, उसके आधार पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए। फिर वहीं पे गोपाल एक गुरु हैं, गोपाल गुरुज का एक ऐसे है इन ह्यूमिलिएशन, ठीक है। और इनकी बुक जिसका नाम है क्लेम्स एंड कॉन्टेक्स्ट, ये इन्होंने 2009 में लिखा था, ठीक है। ये क्या, ये डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किस चीज़ को, दलित आइडेंटिटी को। तो ये किस लिए है, क्लास मोबिलाइजेशन, है ना। फिर BR अम्बेडकर साहब, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो 1936 में लिखी थी, जिसका नाम है एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट, ठीक है, 1936। देन फिर हमारे यहाँ थे पार्था चटर्जी, ये भी पार्था चटर्जी ने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स ऑफ गवर्न, ये 2004 में लिखी थी पार्था चटर्जी ने, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्न, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, जब कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद ये 5-6 चीज़ें बार बार इसको सुन लो। सबअल्टर्न ग्रुप में जो यूज़ करते हैं कल्चरल जो मेकर्स होते हैं या मार्कर्स होते हैं, किसको, असेट पॉलिटिकल क्लेम्स करने के लिए, ठीक है, क्लेम्स के लिए। तो बेसिकली इनका ये इंपॉर्टेंट बुक है। देखो फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। अब इन दोनों को समझते हैं। तो कम्युनलिज्म को ऐसे समझो आप कि ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, आइडियोलॉजी, जहाँ पे लोग क्या है, पीपल क्या है, वो क्या करते हैं, प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने रिलीजन को, ठीक है, देयर ओन रिलीजन, उसको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है, या रिलीजियस कम्युनिटीज़ को। और उनका इंटरेस्ट जो है वो जो अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, जो अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको अपोज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर रिलीजन को आप पॉलिटिकली, सोशली या इकोनॉमिक पर्पज से क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और उससे क्रिएट हो रही हैं क्या चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनलिज्म। अब सेकुलरिज्म क्या होता है, देखो सेकुलरिज्म के दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट और एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि भाई जो इंडिया है ना, जो इक्वल रिस्पेक्ट देंगे वो किस चीज़ को, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। बट जो वेस्टर्न है, ठीक है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में, उसमें क्या करेंगे, वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर लेंगे, किससे, ऑफ रिलीजन से एंड स्टेट। इन दोनों के बीच में ना क्या रहेगा, स्ट्रिक्ट सेपरेशन रहेगा। बट हम क्या करेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे टू ऑल रिलीजन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट, मतलब जो सेंटर है हमारा, वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस मैटर्स में, ठीक है। और वेस्टर्न में क्या होगा, वेस्टर्न में हम क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न में कि जो स्टेट जो है वो जनरली अवे ही रहता है रिलीजियस मैटर से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब इसमें हम थिंकर देख लेते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गया तो हमारा पहले थिंकर है, ठीक है, टी के ओमेन। इन्होंने ही गिव 6 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। तो वो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है एसिमिलेशनिस्ट, दूसरा है हमारा वेलफेयरिस्ट, एक एक करके फिर हम समझेंगे भी। तीसरा है हमारा रिट्रीस्ट, चौथा है हमारा रिटेलिएटरी, पांचवा है हमारा सेपरेटिस्ट, और छठवा है हमारा सेशनिस्ट।
तो जो हमारा एसिमिलिस्ट होते हैं वो सेम रिलीजियस ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं टू अ लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे प्रेशर डालो किसी माइनॉरिटी पे और वो पूरी मेजॉरिटी का कल्चर बन जाए। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्मॉल रिलीजियस ग्रुप्स आर ऑब्जर्व, एक सेकेंड, ओके, जिसमें स्मॉल जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ना उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, और सारे ही जो वो एक लार्जर कम्युनिटी का, लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी का एज अ पार्ट होता है। ठीक है, मतलब एक जो प्रेशर ऑन माइनॉरिटीज टू अडॉप्ट मेजॉरिटी कल्चर। ठीक है, अब वेलफेयरिस्ट कौन से होते हैं? वेलफेयरिस्ट होते हैं जो वेलफेयर ऑफ देयर ओन कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, रिट्रीस्ट कौन होते हैं? रिट्रीस्ट होते हैं जो विड्रॉ कर लेते हैं पब्लिक लाइफ से और अपनी सिर्फ आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि आइसोलेट रिलीजियस कम्युनिटीज़। ठीक है, वाइडर कम्युनिटीज से इंडिपेंडेंट, मतलब ये आइसोलेटेड होती हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर रिटेलिएट हो गए जो वंस जो कम्युनिटी रिएक्ट करती है अनदर कम्युनिटी को और परसीव करते हैं थ्रेट्स और अटैक्स के थ्रू। ठीक है, मतलब बेसिकली हार्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि डिमांड फॉर एटोनॉमस रीजन्स के लिए, तो वो क्या करेंगे कि अपने बेनिफिट के लिए डिफरेंट उसको क्या करेंगे, दूसरे को थ्रेट भी दे सकते हैं। सेपरेटिस्ट कौन होते हैं? सेपरेटिस्ट होते हैं जो कम्युनिटी डिमांड करती है सेपरेट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, मतलब डिफरेंट किसको, ऑटोनॉमस रीजन्स को। जैसे कि सेपरेटिस्ट हम बात करते हैं ना, तो सेपरेट स्टेट के लिए बेसिकली बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के। सेशनिस्ट कौन होते हैं? सेशनिस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप वो सी करता है सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट को। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, AWRRSS। ठीक है, तो एसेमिनलिस्ट हो गए, वेलफेयरिस्ट हो गए, रिट्रीस्ट हो गए, रिटेलियनिस्ट हो गए, सेपरेटिस्ट हो गए, सेशनिस्ट हो गए। तो ठीक है, जो ओमेन है वो एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनलिज्म ये इन 6 तरीके से कम्युनलिज्म ये बताते हैं। देन हमारे आते हैं TN मदान। TN मदान क्या बोलते हैं? TN मदान बोलते हैं कि जो भाई सेकुलरिज्म है ना वो अलाइन करता है इंडियन सोसाइटी में ड्यू टू डीप रिलीजियोसिटी की वजह से। डीप रिलीजियोसिटी है ना इंडिया में, इसकी वजह से क्या है, सेकुलरिज्म जो है उससे अलाइन करते हैं। इस वजह से इंडियन सोसाइटी में सेकुलरिज्म है। इनकी दो बुक थी जिनका नाम है मॉडर्न मिथ्स लॉग्ड माइंड्स, ये इन्होंने 1997 में लिखी थी, और दूसरी है इनकी सेकुलरिज्म इन इट्स प्लेस, ये इन्होंने लिखी थी 1991 में। तो इनकी ये 2 बुक्स हैं। देन इन्होंने और एक चीज़ बोली कि भाई जो कम्युनलिज्म है ना वो ग्रो कर सकता है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज़ अ मिथ इन इंडिया। तो इन्हें तो देखो बेसिकली कोई पता ही होगा कि इंडियन थे। ठीक है, देन राजीव भार्गव, ये क्या बोलते हैं? इनकी एक बुक थी द प्रॉमिस ऑफ इंडियन सेकुलर डेमोक्रेसी, जो कि इन्होंने 2010 में लिखी थी, द प्रॉमिस ऑफ इंडियन सेकुलर डेमोक्रेसी, ये ने 2010 में लिखी। ठीक है, फिर एक बुक और थी इनकी पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2008 में लिखी। एंड इन्होंने एक प्रिंसिपल प्रपोज करा था जिसका नाम था प्रिंसिपल डिस्टेंस मोड, और इसमें ये बोलते हैं कि स्टेट कैन इंगेज विथ रिलीजन टू इंश्योर इक्विटी एंड जस्टिस। मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने एक चीज़ प्रिंसिपल को प्रपोज करा जिसका नाम था प्रिंसिपल डिस्टेंस मोड। इसमें क्या, इसमें ये बोलते हैं कि भाई स्टेट कैन इंगेज विथ रिलीजन टू इंश्योर इक्विटी, मतलब इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर आपको जस्टिस या इक्वालिटी नहीं है तो स्टेट क्या है? स्टेट मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है, वो इंगेज कर सकती है रिलीजन को, ताकि वो इक्वालिटी और जस्टिस को इंगेज कर सके। देन वी हैव अनदर पार्ट का नाम था जो ये कहता है कि कम्युनलिज्म इमर्जेस व्हेन रिलीजन इज पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, तो ये भी कोट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर असगर अली इंजीनियर, ये एक हमारे थिंकर हैं। इन्होंने बोला कि इनकी पहले तो बुक है कम्युनल एंड कम्युनल वायलेंस इन इंडिया, ये इन्होंने लिखी थी 1984 में। एंड सेकुलरिज्म इन इंडिया, ये भी इनकी बुक है, ये इन्होंने लिखी 1995 में। ठीक है, ये सिंपल सी बात करते हैं कि इक्वल रिस्पेक्ट टू इक्वल रिलीजन। फिर हमारे आते हैं आशीष नंदी साहब, ये बोलते हैं कि इंटीमेट एनिमी, इनकी बुक थी द इंटीमेट एनिमी, ये 1983 में लिखते हैं। फिर एक इनकी बुक थी द एम्बिगियस जर्नी टू द सिटी, ये 2001 में लिखी। और एक और बुक थी इनकी एसे इन सेकुलरिज्म। ठीक है, तो एथिक्स क्या है? एथिक्स रूल और प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलोड करते हैं बाय कोई भी ग्रुप हो या प्रोफेशनल हो। ठीक है, वो फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है? रूल्स और जो भी प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करेगा और जो भी पेशेंट होगा उसको जो भी बीमारी होगी उसको जेन्युइनली बताएगा। क्लियर है?
ओके। देन मोरालिटी, मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी हमारी पर्सनल बिलीव्स होती हैं, वो हमें बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब मोरालिटी हमें कहाँ से मिलती है? फैमिली से, रिलीजन से, कल्चर से, कास्ट से, या पर्सनल वैल्यूज से। तो यहाँ पे डरकाम भाई साहब कहते हैं कि जो मोरालिटी है वो हमें सोसाइटी से मिलती है, ओके। और मार्क्स बोलते हैं कि जो मोरालिटी है वो हमें इंटरेस्ट ऑफ किससे, जो हमारा किस चीज़ का इंटरेस्ट शो करते हैं, वो शो करता है डोमिनेंट क्लास को, ठीक है। वहीं पे जो हमारे चार्ल्स टेलर भाई साहब हैं वो कहते हैं कि जो मोरालिटी है, जो हमारे मोरल फ्रेमवर्क्स हैं, वो रूटेड हैं हमारे किस में? कल्चरल आइडेंटिटी में और हमारे रिकॉग्निशन में, ठीक है। उनकी एक बुक थी जिसका नाम है सोर्स ऑफ सेल्फ, जो 1989 में लिखी। गांधी बोलते हैं कि जो हमारा एथिक्स है वो क्रिटिक करता है किस चीज़ को? कॉलोनियल मोरालिटी को, और एक्सप्लोर करता है मोरल साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनाइज्ड को, ठीक है। इनकी बुक थी द इंटीमेट एनिमी, जो 1983 में लिखी थी। फिर थे जिगमंड बोमेन, वो बोलते हैं कि एथिक्स विदाउट यूनिवर्सल लॉ है ना, एथिक्स जो है वो विदाउट यूनिवर्सल लॉ है, और बोलते हैं कि जो मोरालिटी है वो कॉन्टेक्चुअल जो है वो फ्लूइड है, ठीक है। और इनकी बुक थी पोस्ट मॉडर्न एथिक्स, जो 1993 में लिखी गई थी। फिर वेबर डिस्टिंग्विश करते हैं किस, हमारे जो वेबर हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं किस चीज़ के बीच में? एथिक्स ऑफ कन्विक्शन के बीच में और एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में। और वो ये बताते हैं कि जो एथिक्स ऑफ कन्विक्शन है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल को, ठीक है। किसको फॉलो करता है? फॉलो प्रिंसिपल को, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, नो मैटर वॉट। और जो एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देखता है, वो किस चीज़ को कंसीडर करता है? कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता है, एथिक्स ऑफ कन्विक्शन, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्लियर है। फिर गांधी भाई साहब आते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भाई इनकी किताब थी हिंसराज, जहाँ पे ये बोलते हैं एथिक्स को मानो, अहिंसा, ट्रुथ बोलो, मोरल सेल्फ रूल रखो, मोरालिटी रखो, क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है एथिक्स एंड मोरालिटी का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जिसका नाम है जेंडर, बॉडी एंड कल्चर। जेंडर, बॉडी एंड कल्चर, ओके। हम देखते हैं कि जेंडर, बॉडी एंड कल्चर। तो जेंडर समझते हैं, ठीक है। जेंडर से पहले हम देखते हैं सेक्स। सेक्स क्या है? देखो, सेक्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। क्या है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं किसमें? मेल हो गया, फीमेल हो गया, या इंटरसेक्स हो गया, ठीक है। वेयर एज जो हमारा जेंडर है, जेंडर क्या है? जेंडर हमारी सोशल आइडेंटिटी है, ठीक है। ये सोसाइटी बताती है हमारा जेंडर, ठीक है। वो कैसे, क्या है, वो हम आगे देखते हैं। फिर हम समझते हैं बॉडी, कि बॉडी क्या है। देखो, बहुत सारे जो सोशलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि बॉडी इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल थिंग, है ना, वो सिर्फ बायोलॉजिकल थिंग नहीं है, वो क्या है? इट गिव्स द मीनिंग बाय द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी मीनिंग देती है उसकी, ठीक है। किसकी? बॉडी की। सोसाइटी गिव्स इट्स मीनिंग। जैसे कि मतलब आपकी हेयर स्टाइल क्या होगी, ठीक है, ये बॉडी की पार्ट है। फिर आपका ड्रेस कोड क्या हो सकता है, आप हैंडसम हो या नहीं हो, ठीक है। या आपकी बॉडी, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बताते हैं आपकी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी है या नहीं है ना, कि आपकी अच्छी वेल मेंटेन बॉडी है या नहीं है, कि आप मतलब जो आपकी टमी है बाहर निकले, तो ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये बॉडी का पार्ट है। तो वो कौन बताता है? वो सोसाइटी बताती है, ठीक है। फिर कल्चर हमने कई बार देख लिया, तो कल्चर क्या है, ठीक है। और कल्चर यहाँ पे किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम? कल्चर हम देखेंगे कि भाई जो सोसाइटी है वो हमें बताती है कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, या हमारी बॉडी कैसी है या नहीं है, ठीक है। बॉडी मतलब फॉर एग्जांपल की बॉडी हमारी अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो ये किसी कल्चर के थ्रू ही तो देखने को मिलता है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, अब देखो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वहाँ की कल्चर बताता है कि ये सब आजकल जिम जाने लगे, तो वो अपनी बॉडी क्यों क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। बट इंडियन ट्रेडिशन में देखने को मिलेगा कि आपकी फिट बॉडी, योगा अगर आप कर रहे हो तो वो स्लिम ड्रिम भी फिट हो सकते हैं। तो सबकी कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती है, तो वो कौन बताता है? वो सोसाइटी बताती है, ठीक है। तो बेसिक्स आपको क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पहले जो थिंकर आते हैं वो आते हैं जूडिथ बटलर, ठीक है। ये इनकी एक बुक है जिसका नाम है जेंडर ट्रबल, ये इन्होंने लिखी थी 1990 में, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि अब एक हमारी थिंकर है जूडिथ बटलर, ठीक है। तो ये इनकी बुक है जेंडर ट्रबल, ठीक है। ये हमें बताती हैं कि जो जेंडर है ना वो परफॉर्मेटिव है। जेंडर परफॉर्मेटिव का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जेंडर परफॉर्मेटिवली, ठीक है, जेंडर परफॉर्मेटिवली। तो ये इसमें आर्ग्यू करती हैं कि भाई जो जेंडर है ना वो ये नहीं है कि वो हम है, जेंडर इज़ नॉट समथिंग वी आर, बट जेंडर इज समथिंग वी रिपीटेडली डू। तो ऐसा इनका कहना है। तो वो कहती हैं कि जो जेंडर है वो इज़ नॉट समथिंग वी आर, इट इज़ समथिंग वी रिपीटेडली डू, ठीक है। ये कौन बताती हैं? ये जूडिथ बटलर बताते हैं। फिर हमारे सेकंड इसमें थिंकर आते हैं जिनका नाम है माइकल फौकॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? इनकी पहले तो इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है। ज़्यादातर मतलब सेक्स वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ आए या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ आए तो आँख देख के इनको टिक मार देना, क्योंकि इन्होंने इस पर ज़्यादा जो है चर्चा करी है, ठीक है। इन्होंने 1978 में बुक लिखी थी।
ये इसमें बताते हैं कि ये इसके बारे में लर्न बताते हैं कि कैसे मस्कुलिन और फेमिनाइन बिहेवियर जो है डेवलप होता है और कैसे हम लर्न करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अबाउट द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन बिहेवियर, है ना, उसके थ्रू आप यही जानते हो, उसी सीखते हो, मतलब कि थ्रू बिहेवियर हम पता लगा सकते हैं कि क्या कौन सा जेंडर है कौन सा नहीं है, थ्रू बिहेवियर, या फिर आप क्लोथ्स के थ्रू, थ्रू स्पीचेस के थ्रू, एक्शंस के, इस सब चीज़ों से आप पता लगा सकते हो कि जेंडर क्या है। क्लियर हुआ। फिर एक और हमारे थिंकर हैं जिनका नाम है सिमोन दे ब्यूवर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो जेंडर है वो हमारा क्या है, वो सोशली क्रिएटेड है। कैसा है? सोशली क्रिएटेड है, ठीक है। और इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम है द सेकंड सेक्स, ओके, जो 1949 में लिखी थी। फिर हमारे एक थिंकर आते हैं जिनका नाम है पियर बोर्डो। ये जो थिंकर्स है ना, आप देखो इन्होंने ह्यूमन कैपिटल और इन सब पे बात करी, आपने पढ़ाई होगा जो आपके 26 थिंकर्स में से हैं। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी की। ये बताते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटीज़ है ना, वो क्या है, वो डेली का पार्ट बन गया है, ठीक है, एवरीडे का पार्ट बन गया है थ्रू हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इस जेंडर पे वो ये बोलते हैं, ठीक है, एवरीडे पार्ट बन गया है, ठीक है। तो जेंडर पे ये बोलते हैं। फिर वो ये बोलते हैं कि सोसाइटी मेक सर्टेन जेंडर रोल्स एपियर्स नेचुरल, मतलब जो हमारे जो जेंडर रोल्स होते हैं ना, वो आपकी हैबिट्स के थ्रू वो एक नेचुरल से फील होते हैं कि हाँ भाई ये मेल है, ये फीमेल है, या ये इंटर सेक्स है, ठीक है। क्लियर है। तो ये पियर बोर्डो भाई साहब बोलते हैं। जैसे फॉर इनका एक एग्जाम्पल भी है कि सिम्बॉलिक वायलेंस, ठीक है। तो सिम्बॉलिक वायलेंस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है मैस्कुलिन डोमिनेंस। क्लियर हुआ। ये हुआ पियर बोर्डो के बारे में, ओके। फिर हमारे थिंकर आते हैं जिनका नाम है रेन कॉर्नेल। देखो इन्होंने क्या बताया, इनकी पहले तो बुक देख लेते हैं। इनकी दो बुक हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जेंडर एंड पावर, एंड सेकेंड है मैस्कुलिनिटी। तो ये बुकें रेन कॉर्नेल ने लिखी हुई थी। इनका एक कॉन्सेप्ट होता है हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी, ठीक है, जिसमें ये बताते हैं कि जो सेम ऑफ मस्कुलिनिटी वो है मोर पावरफुल आइडिया देन द अदर्स। इसमें ये बताते हैं कि जो भाई जो मस्कुलिनिटी है ना, वो कुछ मस्कुलिनिटीज़ जो होती हैं वो कंसिडर्ड बहुत पावरफुल और कंसीडर होती हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा पावर, कुछ मस्कुलिनिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसीडर होती हैं अदर देन जो अदर मस्कुलिनिटीज़ होती है उनसे। तो ये हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट था। देन सिक्स्थ है हमारा, तो आप इसको समझ गए होगे, इसको मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि जो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई आप जो सोसाइटी में ना, आप सोसाइटी में क्या करते हो, सोसाइटी में ऐसी चीज़ें कंसीडर करते हो कि जो सर्टेन जो मस्कुलिनिटी होती है ना, इस चीज़ को, कुछ मस्कुलिनिटीज़ को आप ऐसे कंसीडर करते हो मस्कुलाइन चीज़ को कि भाई वो रियल और काफ़ी आइडियल सी प्रतीत होती है ना मस्कुलिनिटीज़। जैसे कि मानो किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, किसी की अथॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है, किसी की टफनेस ज़्यादा है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको काफ़ी से पावरफुल कंसीडर करते हो, ठीक है। तो बस इसी को, यही कॉन्सेप्ट था हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी का। देन फिर या फिर इसका एक एग्जाम्पल और मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि जैसे इसको ऐसे ले लो एग्जाम्पल से कि भाई एक बॉय है, ठीक है, उसको पिंक कलर पसंद है शुरू से, ठीक है, और वो पिंक कलर पसंद है, वो डॉल से खेलना पसंद करता है, ठीक है, उससे खेलना पसंद करता है। अब इसमें कोई बात गलत तो नहीं है भाई, एक लड़के को भी पिंक कलर पसंद हो सकता है या उसको डॉल से खेलना पसंद हो सकता है, बट बायोलॉजिकली मतलब ये जो चीज़ है कि लड़के को पिंक कलर और डॉल से प्ले करना पसंद हो सकता है, तो बायोलॉजिकली करेक्ट है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजिकली ये चीज़ जो है वो गलत नहीं है। बट सोसाइटी क्या बोलती है कि भाई जो पिंक कलर है वो क्या है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही कंसीडर करा जाता है। तो ये किसने, ये क्या सोसाइटी ही तो एक बता रही है, तो इसे ही कहते हैं हेजिमोनिक मस्कुलिनिटी। क्लियर है। इन दोनों से आप समझ जाओगे। देन हमारा नेक्स्ट जो थिंकर आते हैं उनका नाम है मार्गरेट मीड, जिनकी बुक थी, एक मिनट, हाँ ये मार्गरेट मीड। अब ये क्या बोलते हैं भाई साहब, ये बता, इनकी पहले तो बुक देख लेते हैं। उनकी बुक है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है, ओके। अब इन्होंने बात करी थी जेंडर रोल्स पर, ठीक है, कि कल्चरली वो कैसे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वो बायोलॉजिकल फिक्स्ड नहीं होते, कल्चरली जो है क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टेड होते हैं। कोई जनरल रोल जो है कल्चरली जो है कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वो बायोलॉजिकली क्या होते हैं, बायोलॉजिकली फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब आप खुद देख सकते हो उसका एग्जाम्पल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। देन फिर हमारे पास है निवेदिता मेनन। इन्होंने भी इस पे जेंडर पे बात करी। तो इनकी बुक थी जिसका नाम है, ये बेसिकली फेमिनिस्ट है, तो इनकी बुक थी सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, ओके। इनकी ये बुक थी। अब इनने भी क्रिटिक करा किसको, पैट्रियार्की को, ठीक है, जो पितृवाद है, ठीक है, पैट्रियार्की को इन्हें क्रिटिक करा। एंड इनने कॉन्सेप्ट दिया था एक हेजिटर नॉर्मेलिटी का। तो अगर ये आता है तो आप क्या हो, निवेदिता मेनन का ये कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास ज़्यादा थिंकर आते हैं जैसे शर्मिला रेगे। तो इनने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इन पे क्वेश्चन भी आया है। तो इन्होंने बेसिकली बताया कि इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर के बारे में इन्होंने बात करी। इंटरसेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरसेक्शन कास्ट एंड जेंडर,
ओके देन हमारे 9 जो थिंकर है इसमें लीला दुबे, ये कुछ हमारे जो है इंडियन थिंकर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लीला दुबे ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। ओके इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, इनकी बुक थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेशन इन जेंडर। ठीक है, तो ये इन्होंने बुक लिखी हुई थी। देन इन्होंने बेसिकली बात करी थी, इन्होंने जो पढ़ाई करी, जो इन्होंने रिसर्च करी वो जेंडर पे ही करी थी। अब वो किस में करी, वो किनशिप में करी। ठीक है, वो सिंबलिक में करी, सिंबलिज्म में। देन इन्हें रिचुअल्स में भी देखा, तो ये सारे जेंडर का कहाँ देखा, किंगशिप में, सिंबलिज्म में, रिचुअल्स में, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कल्चर एंड स्पोर्ट्स। अब इसमें ये देखते हैं कि कैसे जो है स्पोर्ट इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी में, है ना। किसी भी सोसाइटी में स्पोर्ट्स कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वो होता है थ्रू कल्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या फेमस है, क्रिकेट फेमस है। अगर मैं वैसे ही अगर वेस्टर्न यूएसए में बात करूं तो वहाँ क्या बेसबॉल फेमस है ना। ये दोनों चीज़ें क्यों, अब वो ऐसा क्यों फेमस है, बिकॉज कि वहाँ का कल्चर ऐसा करता है, वहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जा रही, तो वो उसका वहाँ के कल्चर में आ गया है ना। अब जैसे इसके एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं पियर बोर्दियो, तो ये एक बुक लिखते हैं अपनी जिसका नाम है डिस्टिंक्शन, जिसमें ये बताते हैं कि स्पोर्ट, और एक बुक और है इनकी इसी में, स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लास। तो इंपॉर्टेंट बुक है, आप याद रखना ही। ओके, तो ये बताते हैं कि जो डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं वो डिफरेंट स्पोर्ट्स को प्रेफर करती हैं। डिफरेंट सोशल क्लास जो है वो क्या प्रेफर करती है, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स को, है ना। और स्पोर्ट्स कैन रिफ्लेक्ट डिफरेंट क्लास डिफरेंसेस। तो वो सेम चीज़ है कि भाई जो स्पोर्ट्स है वो अगर मानो कोई पोलो खेल रहा है तो वो आप वहाँ से क्लास डिफरेंस को पता लगा सकते हो, भाई एक लीड आदमी होगा वही जो है पोलो खेल सकता है ना। और जो क्लास डिफरेंस आपको वहीं पे पता लग जाएगा। देन इसके एक थिंकर और हैं जिनका नाम है आपका नोबर्ट इलियास एंड एरिक डुनिंग। तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है स्पोर्ट्स मैटर, ओके, जो 1999 में लिखी गई थी। और इन दोनों ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर एक्साइटमेंट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि वो इन्हें ये चीज़ बोलते हैं कि भाई स्पोर्ट्स एक प्रोवाइड करता है कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और इमोशनल रिलीज। तो इनका कहने का मतलब था कि जो स्पोर्ट्स है ना वो क्या प्रोवाइड करता है, वो कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, ठीक है, कंट्रोल एक्साइटमेंट एंड हमारा इमोशनल रिलीज करता है। ठीक है, इमोशन को रिलीज करता है। जो हमारे मॉडर्न स्पोर्ट्स होते हैं ना वो इवॉल्व होते हैं सोसाइटी से, एंड वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और रेगुलेटेड हो जाते हैं। ये भी किसने बोला, नोबर्ट एलियास ने। ठीक है, वो ये बोलते हैं कि भाई जो हमारा मॉडर्न स्पोर्ट्स है ना, जो हमारा मॉडर्न स्पोर्ट्स है वो बेसिकली क्या है, वो इवॉल्व हुआ और वो हमारे सिविलाइजेशन का, सोसाइटी का एक सिविलाइज्ड क्या है, पार्ट बन गया है, और वो रेगुलेटेड है। ठीक है, थ्रू अथॉरिटीज़। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट थिंकर जिनका नाम है ग्रैम्सी, एंटिनो ग्रैम्सी। ये क्या बोलते हैं, तो इनकी उससे पहले बुक देख लेते हैं प्रिजन नोटबुक। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई जो स्पोर्ट्स है ना, जो स्पोर्ट्स है वो स्प्रेड होता है किससे, थ्रू डोमिनेट कल्चर से। ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज़ के बिहाफ पे। क्लियर है। और वो ये भी बताते हैं कि जो मीडिया है और स्पोर्ट्स है वो रीइंफोर्स करता है कल्चरल हेजेमनी को। किसको इन्फोर्स करता है, कल्चरल हेजेमनी को। कौन, मीडिया एंड स्पोर्ट्स। क्लियर है। देन हमारे एक थिंकर और आते हैं इसमें जिसका नाम है जॉन हरग्रीव्स। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो स्पोर्ट्स है ना वो लिंक्ड होता है किस चीज़ से, विथ पावर, विथ जेंडर एंड विथ क्लास एंड पॉलिटिक्स। ये सीधा सीधा कहते हैं। और इनकी बुक थी जिसका नाम है स्पोर्ट्स, पावर एंड कल्चर। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो उसको भी देख लेते हैं। कल्चर एंड, तो ये हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो आप ना इसको बस करते जाओ, देखते जाओ, 2-3 बार सुन लेना, आपका काम हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कैसे पीपल जो है वो इंटरेक्ट करता है नेचर से, और कैसे जो कल्चर है इन्फ्लुएंस करता है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो कैसे जो है प्रोटेक्ट करें किसको, हमारे एनवायरनमेंट को, और कैसे जो चेंज है उसको एक्वायर करें। ठीक है, तो बेसिकली कल्चर इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि भाई रिवर है, रिवर इंडिया में क्या है, सेक्रेड है। सेक्रेड है तो आप क्या करते हो, उसमें आप उसको साफ रखने की कोशिश करते हो। ऑल दो इंडिया में ऐसा होता नहीं है, बट ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, रिवर जो है क्या है, सेक्रेड है, तो आप क्या करते हो, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, बट इंडिया में केस थोड़ा उल्टा है, बट बात यही है कि अगर कोई चीज़ सेक्रेड है तो आप उसको मतलब प्रिजर्व करने की कोशिश करते हो। तो इसी में एक थिंकर आते हैं हमारे जिनका नाम है जूलियन स्टेवर्ड। जूलियन स्टेवर्ड कहते हैं कि
कि जो जो पीपल है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपने कल्चर को टू द एनवायरनमेंट। मतलब कि भाई डेजर्ट है कोई, ठीक है, उस डेजर्ट में अगर पानी की वाटर की स्कैरसिटी है तो क्या होगा, तो वो उस चीज़ को क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, है ना। तो जूलियन स्टेवर्ट यहाँ पे यही कहते हैं कि पीपल अडॉप्ट देयर कल्चर टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने कल्चर को क्या है, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी बुक थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, थ्योरी, ओके। देन फिर हमारे एक इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं जिनका नाम है रामचंद्र गुहा। ये काफ़ी नोन पर्सनैलिटी है, आपने इनका नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम है द यूनिक्वेट वर्ड्स, जो इन्होंने 1989 में लिखी थी। एंड द सेकंड वन इज़ द इकोलॉजी एंड इक्विटी, ओके, जो 1992 में लिखी। देन इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था एनवायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल, ये भी इनकी एक बुक है, हिस्ट्री, ओके। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। तो बेसिकली इन्होंने फोकस करा था पीस एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है, पीस एंड रेजिस्टेंट के लिए इन्होंने क्या करा था, फोकस करा था। तो ये इसी का इन्फ्लुएंस जो है आपको बुक में दिखेगा, वो किसके लिए, टू फॉरेस्ट कंट्रोल के लिए। तो उस समय फॉरेस्ट के लिए कॉलोनियल एरिया में इशूज़ चल रहे थे, तो उन्होंने उस पर बात भी करी, ठीक है, ओके। देन हमारे अगले थिंकर आते हैं जिसका नाम है मेविन हैरिस। इसको यहाँ से देख लेते हैं, मेविन हैरिस, ओके। अब इनकी बुक थी जिसका नाम था कल्चरल मटेरियलिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, ये 1979 में लिखी थी। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इसको, किसको, कल्चरल मटेरियलिज्म को, ठीक है। फिर इनकी एक बुक और थी जिसका नाम था काउ, पिग्स, वॉर्स एंड रिचुअल्स, ये 1974 में लिखी थी। तो ये बेसिकली ये बोलते हैं कि जो बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं वो डेवलप होते हैं, और वो इसलिए डेवलप होते हैं बिकॉज पीपल सर्वाइव करते हैं एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि जो बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है ना, है ना, वो पता है क्यों डेवलप होती हैं, वो इसलिए डेवलप होती हैं बिकॉज वो हेल्प करती हैं हमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो ये किसने कहा था, मार्विन हैरिस ने। देन आते हैं माधव गडगिल। एक गडगिल कमेटी रिपोर्ट थी, वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना वो किस चीज़ के लिए थी, ठीक है। तो इनकी बुक थी द फिशर लैंड स्टडीज़ इन सेक्रेड ग्रोव्स, ओके। तो ये बेसिकली इन्होंने बात करी थी किसने, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ पे, ठीक है, जो बेसिकली काफ़ी वैल्यूएबल और इकोलॉजिकली नॉलेजेबल होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ पे उन्होंने बात करी थी तो कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं या प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। और इन्होंने सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात करी थी, किसकी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आप की टर्म्स जो है ना वो याद रखना, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। देन फिर हमारी एक अलग थिंकर आती है जिनका नाम है अर्ने नेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द डीप इकोलॉजी मूवमेंट, और ये इन्होंने 1973 में लिखी थी, क्लियर है, ओके। तो ये मतलब बात करती हैं, ये एडवोकेट करती हैं किसके लिए, डीप इकोलॉजी की। बेसिकली इनका इसमें ये कहने का मतलब है कि जो भाई जितनी भी लाइफ है ना, जितनी भी ऑल लाइफ्स हैं, उनकी सबकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, अपनी एक वैल्यू होती है ना। फिर हमारे एक थिंकर आते हैं जिसका नाम है मार्टिनर एलियो। ये बोलते हैं भाई साहब, पहले तो इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम है द एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर। ये इन्होंने लिखी 2002 में। ये बेसिकली साउदर्न एनवायरमेंट स्ट्रगल को क्या बोलते हैं कि जो हमारे जो साउदर्न एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स जो हैं वो लाइवलीहुड के लिए हुई हैं, ना कि जस्ट वो कंजर्वेटिस्ट हैं। तो बेसिकली उन्होंने साउदर्न जो कम्युनिटीज़ हैं, साउदर्न जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी जो स्ट्रगल है ना वो इसलिए हुई है क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो लाइवलीहुड के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। नॉट फॉर व्हाट, दे आर नॉट जस्ट अ कंजर्वेशनिस्ट, एक सेकेंड इसकी स्पेलिंग सही है, कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो साउदर्न एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो स्ट्रगल इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो सिर्फ कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो इसलिए कर रहे थे कि वो अपने सर्वाइवल लाइवलीहुड के लिए लड़ रहे थे। देन फिर गडगिल प्लस गुहा, रामचंद्र जो गुहा, इन दोनों ने आपस में भी काम करा। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इकोलॉजी एंड इक्विटी। देखो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम्स में कहीं आई भी हैं और ऐसा भी है कि आ सकती हैं इस बार, ठीक है। और इन्होंने दोनों बात करी आपस में किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, विथ जस्टिस डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, ओके। इन दोनों ने आपस में बात करी। अब ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक चालू होता है जिसका नाम है रिलीजन एंड इकोनॉमी, ओके। देखो अब रिलीजन एंड इकोनॉमी पे हम बात करते हैं तो इसमें सिंपल सी चीज़ आपको ऐसे समझनी है कि कैसे जो रिलीजियस बिलीफ है वो इन्फ्लुएंस करती हैं
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जैसे कि कोई वर्क, बिजनेस, ठीक है, इस सारी चीज़ को। तो मतलब जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है ना, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे कि वर्क हो गया, तो इसमें दो टाइप के बिजनेस वाले होते हैं। पहला तो ऐसा मानो कि भाई एक जो बिलीव करते हैं, 2 पर्सन्स ले लेता हूँ, जिसमें पहला वाला तो बिलीव करते हैं, फर्स्ट पर्सन, वो ये बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क है वो रिलीजियस ड्यूटी है हमारी, जो हार्ड वर्क है वो हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, ठीक है। वहीं जो सेकंड पर्सन है वो सोचते हैं कि जो हमारी रिलीजियस ड्यूटी जो है कि अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। ये भी ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप, अगर मैं आपको थिंकर बताऊं तो वेबर ने बताया था कि प्रोटेस्टेंट एंड एथिक्स जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाला है, तो उसमें बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट कैसे रिलीजियस से अपने उसको ड्राइव करते हैं और बोलते हैं कि बस टाइम इज़ मनी, आपको जो रिलीजियस है आपको उसको ना पैसे ही कमाने हैं, उसमें आपको हार्ड वर्क करना है ईश्वर के लिए, ठीक है। तो वो उसको ऐसे लेते हैं। तो ये भी एक जो थिंकर है जिन्होंने किस पे, रिलीजियस और इकोनॉमी पे बात करी। देन हम प्रिमिटिव, जो हमारे टाइप ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे प्रिमिटिव रिलीजन्स होते थे, ठीक है। तो हम ये सारे एक एक करके देखते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन्स हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले हमारा आता है टोटाइज्म, जिस पे सबसे पहले डरकम भाई साहब ने बात करी थी। वो बोलते हैं अपनी बुक में द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है। उसमें वो बताते हैं कि टोटाइज्म हमें एज अ क्या है, कलेक्टिव सिंबल की तरह है, ठीक है। इन्होंने किसकी, कहाँ पे इसकी स्टडी करी थी, ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल्स। देन सेकंड वाले आते हैं हमारे, जिनका नाम है जेम्स फ्रेजर। इन्होंने बुक लिखी थी द टोटमिज्म 1912 में। देन थर्ड हमारे आते हैं क्लाउड लेविस स्ट्रॉस, ओके। इनने बुक लिखी थी टोटमिज्म 1962 में, ठीक है। और साथ में बाइनरी अपोजिट की भी बात करी कि कैसे वो एक रिलीजन को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। हर चीज़ का बाइनरी अपोजिट होता है, क्लियर है। देन सेकंड आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, तो ई.बी. टेलर एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दी और उन्होंने बताया कल्चर को एज अ कॉम्प्लेक्स होल की तरह, ठीक है। अब प्रिमिटिव, इनकी बुक है ए.बी. टेलर की प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है, जिसमें वो रिलीजन को ओरिजिनेट करते हैं किससे, फ्रॉम बिलीव सिस्टम, है ना, किसमें, इन स्पिरिचुअल थिंग्स में, स्पिरिचुअल बीइंग में, और उसको उन्होंने बोला सोल, ठीक है, इन ह्यूमन नेचर। तो सिंपल सी बात वो ये कहना चाह रहे हैं, जो प्रिमिटिव कल्चर इनने बुक लिखी है उसमें ये बताते हैं कि जो रिलीजन है ना वो हमारा बिलीफ है किसी स्पिरिचुअल बीइंग में, जो आध्यात्मिक सोल है, ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग है, वो ह्यूमन नेचर का है। तो जो एनिमिज्म था ना, वो एनिमा होता है, वो एनिमा का बेसिकली मतलब होता है सोल, वो सोल में बिलीव करते हैं। तो ये ई.बी. टेलर ने बोला, ठीक है। और ये जो हमारी फर्स्ट फॉर्मल थ्योरी थी रिलीजन की, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में दी गई थी, ठीक है। देन हमारा थर्ड आता है जिसका नाम है एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म क्या होता है, एनिमेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था हमारा आर मैरिट ने, ठीक है। वो बताते हैं अपनी बुक में जिसका नाम है द थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन, जो कि 1909 में लिखी थी, ठीक है। वो बताते हैं कि भाई, जिसमें वो बताते हैं कि वो बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल पावर में, किसमें, सुपर नेचुरल पावर में। उसको वो कोई फोर्स बोलते हैं या फिर उसे कहते हैं माना, ठीक है। वो कोई पर्सनलाइज्ड बीइंग नहीं है, या कोई टैबू नहीं है, या कोई रिलीजियस आइडिया नहीं है, बट वो एक सुपर नेचुरल पावर है जिसको उन्होंने माना बोला, उसमें वो बिलीव करते हैं। इसको हम एनिमेटिज्म को मानाइज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। फिर फोर्थ आता है हमारा घोस्ट रिलीजन। घोस्ट रिलीजन में क्या होता है, घोस्ट रिलीजन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। वो बताते हैं अपनी बुक में जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें ये बोलते हैं कि जो भाई रिलीजन है ना वो इमर्ज हुआ है फ्रॉम फियर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिट ऑफ द डेड। मतलब जो रिलीजन है ना वो पता है कैसे डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ है कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग हमारे जो पूर्वज हैं वो मर जाते थे, तो उनकी जो स्पिरिट्स है ना, उनके डर से, उनके फियर या उनको इन्फ्लुएंस करती थी वो चीज़ें, तो वहाँ से जो हमारा है क्या हुआ है, रिलीजन जो है डेवलप हुआ है। तो इसको फाउंडेशन ऑफ एंसेस्टर वर्शिप भी बोलते हैं, कि फाउंडेशन ऑफ एंसेस्टर्स वर्शिप, ठीक है, ओके। फिर हमारी एक इंपॉर्टेंट आता है कॉन्सेप्ट नेचुरलिज्म का, जिसे हम नेचुरलिज्म भी बोलते हैं। इनके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर भाई साहब बताते हैं कि अपनी बुक में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन, ये बुक लिखी थी 1870 में। इसमें ये बताते हैं कि भाई जो रिलीजन है ना वो कहाँ से आया, वो रिलीजन आया है जो हमारी नेचुरल फोर्सेज हैं उसकी पूजा करने से, उसकी वर्शिप करने से, वहाँ से रिलीजन जो है वो डेवलप हुआ। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है किसी भी जो लिंग्विस्टिक और स्पेकुलेशंस को, जो भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। देन हमारा 6 आता है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं हमारे मेलेनोस्की। एक मिनट इसको कर लेता हूँ, ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था हमारा ब्राउनिस्लॉ मेलेनोस्की,
ये बताते हैं कि जो मैजिक, इनकी एक तो बुक है सेम ही जिसका नाम है मैजिक साइंस एंड रिलीजन। ये बताते हैं कि जो जो हमारा मैजिक है ना वो हमें हेल्प करता है एक सर्टेन अनसर्टेन आउटकम से बचने के लिए। तो एक इंस्ट्रूमेंटल और प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर मैं उसको सही से समझाऊँ तो देखो मैजिक क्या है। मैजिक हमें ना एक बिलीफ है हमारा सुपर नेचुरल पावर का, जो हमें कंट्रोल करते हैं। हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे? थ्रू रिचुअल्स भी, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी जो स्पेल्स हैं, जो पावर है, उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं और अचीव करते हैं हमारा क्या, डिज़ायर्ड गोल, है ना। ठीक है। देन फिर आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन तो रिलीजन बेसिकली क्या है कि सिस्टम ऑफ बिलीफ है, रिचुअल है और प्रैक्टिसेस है जो हम परफॉर्म करते हैं किसी सेक्रेड चीज़ के लिए या किसी सुप्रीम नेचुरल के लिए। ठीक है, सुपर नेचुरल चीज़ों के लिए। जैसे आप टेंपल में जाते हो, प्रेयर करते हो, मॉस्क में, चर्च में, ठीक है, आप रिलीजियस चीज़ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हो, तो ये क्या है, रिलीजन है, जहाँ पे बिलीफ रिचुअल्स और इन सब चीज़ों को क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। अब साइंस, साइंस क्या है? साइंस देखो एक नॉलेज बेस्ड ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एविडेंस करते हो, लॉजिकल रीजनिंग। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे जो मेलेनोस के भाई साहब हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैजिक, रिलीजन और साइंस जो है वो क्या है, वो को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो पीपल है वो साइंस को यूज़ करते हैं जहाँ पे हम आउटकम्स को प्रेडिक्टेबल बना लेते हैं। किसको? साइंस को। ठीक है, साइंस का यूज़ करके हम आउटकम को प्रेडिक्टेबल बना लेते हैं और पीपल यूज़ भी करते हैं मैजिक्स को ताकि वो कुछ अनसर्टेनिटीज चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, क्लियर है। जैसे इन्होंने पढ़ाई करी थी ट्रोबिरांड आइलैंड की, किसकी? ट्रोबिरांड आइसलैंड की, जहाँ पे जो सेफ फिशिंग के लिए वहाँ पे बात करते हैं कि साइंस और स्किल की ज़रूरत होती है, और डीप सी फिशिंग में वो क्या करते हैं, एक मैजिक रिचुअल की बात करते हैं जहाँ पे उन्हें अनसर्टेनिटी और डेंजरस चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मिथ एंड रिलीजन। मिथ्स एंड रिलीजन, इसका इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारी मिरेया एलिडे। ठीक है, इनकी बुक थी द सेक्रेड एंड प्रोफेन। अब ये सेक्रेड एंड प्रोफेन आप देख के डरखाइम को टिक मत कर देना, ये इनकी बुक है, 1957 में इन्होंने लिखी थी, और ये प्रिमिटिव रिलीजन पे फोकस करते हैं, प्रिमिटिव रिलीजन पे और फोकस करती हैं और बताते हैं कि भाई सेक्रेड टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड द मिथ्स आर कॉस्मिक मीनिंग, दे हैव सर्टेन कॉस्मिक मीनिंग्स। क्लियर है। बेसिकली ये बताती हैं कि जो अमेरिका एलिडे वो ये बोलती हैं कि जो मिथ्स हैं हमारे, है ना, वो सेक्रेड है और वो ओरिजिन होते हैं किसी स्टोरीज से। और जो रिलीजन है वो क्या है कि, और जो रिलीजन है वो क्या है, वो उस मिथ्स को क्या है, अपने रिचुअल्स एंड अदर कनेक्शन से क्या करता है, लोगों को, पीपल्स को कनेक्ट करता है सेक्रेड थिंग से। ठीक है, सेक्रेड थिंग से। तो क्लियर हुआ कि मिथ्स जो है वो सेक्रेड स्टोरीज से ओरिजिन होते हैं, और जो रिलीजन है वो हेल्प करता है कि इन मिथ्स को अलाइव, जीवित रखने के लिए एंड कुछ रिचुअल्स कंडक्ट करते हैं जिसमें क्या होता है, वो सेक्रेड चीज़ों को लोगों से कनेक्ट कराता है। तो ये किसने बताया? अमेरिका एलिडे ने। क्लियर है। देन हमारा एक आता है कॉन्सेप्ट जो है सेमिज्म। शैमिज्म, ये कॉन्सेप्ट दिया था माइकल हर्नर ने। ओके, तो इनकी बुक थी द वे ऑफ शैमन्स। ठीक है, द वे ऑफ शैम। अब इसमें क्या होता है, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं जो कुछ स्पेशल पर्सन्स होते हैं, उन स्पेशल पर्सन्स को हम बोलते हैं शैमन। ठीक है, क्लियर है। और वो बिलीव करते हैं कि वो भाई वो आत्मा, स्पिरिट्स वगैरह से बात करते हैं, उनसे हीलिंग करवा लेते हैं, मतलब कोई भी बीमारी है तो उसको हील कर देते हैं, और वो कुछ फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर इवेंट्स को। और वो गाइड कहाँ से होते हैं? वो गाइड होते हैं अपनी जो कॉन्टैक्ट्स करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, किससे? स्पिरिट से। ठीक है, अब वो उन स्पिरिट से जो भी अपने काम करा लेते हैं, जो भी हीलिंग कराते हैं या फ्यूचर प्रेडिक्ट करा लेते हैं, ठीक है, वो बेसिकली गाइड करते हैं इन समय को, जो कि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रेडिकेट करने के लिए। यहाँ पे देखो, जो मिरेका एलिडे ने भी एक अपनी बुक लिखी थी, शैमिज्म बुक लिखी है जिसका नाम है शैमिज्म आर्केक टेक्निक ऑफ इकोस्ट। क्लियर हुआ? ओके। जैसे कि फिर आता है हमारा 9th, जो मैंने आपको वेबर के बारे में बताया था, एक हमारे थिंकर है वेबर, तो जिन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बात करी थी कि रिलीजियस बिलीफ है, तो वहाँ पे देखते हैं कि हार्ड वर्क कैसे होता है। ठीक है, तब वो इकोनॉमी में टर्न आउट कर लेते हैं उसको। देन हमारे 10th थिंकर आते हैं जिसका नाम है RH थिंकर्स, तो ओके यहाँ से चालू है, तो RH टोने। ठीक है, ये बताते हैं कि जो रिलीजन है एंड द राइज ऑफ द कैपिटलिज्म, इनकी बुक है रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें ये सपोर्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं वेबर्स के आर्ग्यूमेंट में बेसिकली। तो ये फॉलोअप है नहीं कहीं, और वो क्या करते हैं कि वेबर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं आगे, और वो बताते हैं कि जो रिलीजन है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? इतना क्लियर हो? देन हमारे एक थिंकर आते हैं, हमारे इंडियन थिंकर जिनका नाम है MN श्रीनिवास। वो ये बोलते हैं उनकी बुक में कि जो बुक है रिलीजन, कास्ट एंड सोशल स्टेटस अफेक्ट एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे ये बताते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रोबेबिलिटी है वो कैसे लिंक करती है आपकी सोशल एंड रिलीजियस चीज़ों से, है ना। तो सिंपल बात है कि इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द इंडियन सोशियोलॉजी वर्क, द इंडियन सोशियोलॉजी वर्क। यहाँ पे ये सिंपल सी बात बताते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक प्रोबेबिलिटी है वो लिंक्ड करती है हमारी सोशल एंड रिलीजियस चीज़ों से। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स।
न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, इसे हम NRM भी बोलते हैं। ओके ओके, तो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली देखो, ये एक स्पिरिचुअल ग्रुप्स होते हैं, ओके, जो इमर्ज होते हैं कहाँ से? इमर्ज होते हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल रिलीजन। कहाँ से? फ्रॉम ट्रेडिशनल रिलीजन से। अभी ट्रेडिशनल रिलीजन्स कौन से होते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे, और इन्हीं रिलीजन से ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कौन? NRMs, न्यू रिलीजन मूवमेंट्स। अब बट ये कुछ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेके रखते हैं किसी ओल्ड ट्रेडिशन की, जो अपनी ट्रेडिशनल से जैसे बाहर निकले हैं उसकी कुछ चीज़ों को ये के फीचर्स को लेके भी रखते हैं, जैसे कि जो कि ओल्ड बिलीफ्स कुछ सिस्टम्स होते हैं उसको ये आगे तक प्रोपोगेट करते हैं। कुछ न्यू आइडियाज़ जो इस न्यू रिलीजन्स के होते हैं वो भी ये अपने पास रखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिर, और ये लोगों को अटैक भी करते हैं थ्रू द पीपल, थ्रू उसकी मीनिंग, आइडेंटिटी और हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की डिफरेंट प्रोसीजर से। किस किस से? मीनिंग, आइडेंटिटी एंड हीलिंग और प्लस स्पिरिचुअल थिंग्स है। तो बेसिकली जो हमारा न्यू रिलीजियस मूवमेंट है वो एक स्पिरिचुअल ग्रुप है जो इमर्ज होता है ट्रेडिशनल रिलीजन से, और उससे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो ट्रेडिशनल रिलीजन से, बट देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो वो ओल्ड ट्रेडिशनल रिलीजन्स के अपने पास जो है सस्टेन रखता है। अगर मैं इसका NRM के आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे हो गया इस्कॉन, ठीक है, इस्कॉन इंडिया, ब्रह्म कुमारी आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, तो ये हमारे क्या हो गए? न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम, 3 चीज़ों में डिफरेंट, कल्ट, सेक्ट और डिनोमिनेशन, इनमें भी डिफरेंस देख लेते हैं। ये आखिर चीज़ें होती हैं क्योंकि इन पर PYQ क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेकंड, इसकी स्पेलिंग सही कर लूँ मैं, वेट अ मिनट। ओके, तो कल्ट क्या होता है? देखो, कल्ट एक स्मॉल रिलीजियस ग्रुप होता है जो एक पावरफुल लीडर के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। उसमें पावरफुल लीडर होगा जिसको ब्लाइंडली लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि ओशो मूवमेंट हो गया आपका, ठीक है, इस्कॉन हो गए, ठीक है। देन सेक्ट क्या होते हैं? देखो, सेक्ट होता है कि किसी एक रिलीजियस ग्रुप से किसी डिसएग्रीमेंट की वजह से वो क्या है, उस रिलीजन से कट ऑफ हो जाता है, उस रिलीजन से ब्रेक कर लेता है और अपना एक नया बना लेता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है आर्य समाज, ठीक है। जैसे कि लिंगायत हो गए जो कर्नाटका में है, जो शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। कबीर पंथ होगा, ये क्या है? ये सारी चीज़ें सेक्ट है, क्लियर। कबीर पंथ। डिनोमिनेशन क्या होता है? देखो, डिनोमिनेशन ये एक सब पार्टी होता है किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन का, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, और सोशली एक्सेप्टेबल भी होता है। ऑर्गेनाइज्ड होगा और सोशली एक्सेप्टेड भी होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो शैविज्म, जिसमें शिव की पूजा करते हैं, वैष्णविज्म, ठीक है, कैथोलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, ठीक है, दिगंबर्स हो गए, श्वेतांबर्स हो गए। तो ये क्या है? ये डिनोमिनेशंस ही हैं, ये एक ही उसके पार्ट हैं बट ऑर्गेनाइज्ड हैं और सोशली एक्सेप्टेड भी हैं। तो इसके एक इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं जिसका नाम है रॉय वेलिस, ओके। ये अपनी बुक में लिखते हैं द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ, ठीक है, क्लियर। ये इसमें बताते हैं टाइप्स ऑफ NRM, न्यू रिलीजियस मूवमेंट के। वो उसमें 3 टाइप बताते हैं। पहला, वर्ल्ड रिजेक्टिंग, सेकंड इज वर्ल्ड अकोमोडेटिंग, एंड थर्ड इज वर्ल्ड अफर्मिंग। वर्ल्ड रिजेक्टिंग में क्या होता है कि ये रिजेक्ट करते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी को, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो सोसाइटी को छोड़ देते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ को, और स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें जो वर्ल्डली अकोमोडेटिंग होता है, इसमें क्या होता है, सोसाइटी को तो एक्सेप्ट करते हैं, किसको? सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हैं, बट कुछ जो स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अपने अंदर कुछ स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट्स करने हैं, तो पार्शियली ये सोसाइटी को छोड़ते हैं बट उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक सेकंड, इसको रख कर दूँ। ओ, स्पिरिचुअलिटी इंप्रूवमेंट। देन आता है हमारा वर्ल्डली अफर्मिंग। अब इसमें क्या होता है, ये सोसाइटी को डू नॉट रिजेक्ट, सोसाइटी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये फोकस ऑन सक्सेस, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ, सेल्फ डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा ब्रायन विल्सन, सेकेंड ब्रायन, ओके। सो इन्होंने इनकी बुक थी द सोशियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ सेक्टेरियज्म, द सोशियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ सेक्टेरियनिज्म, ठीक है। इन्होंने 7 टाइप्स के सेक्ट्स दिए थे, 7 टाइप्स ऑफ सेक्ट्स। कौन कौन से हैं वो है पहला कंजर्वेशनिस्ट, सेकंड है हमारा रिवॉल्यूशनिस्ट, देन थर्ड इज इंट्रोवर्सनिस्ट, फोर्थ इज मैनिपुलेटोलॉजिकल, एंड फिफ्थ इज थेमेटोलॉजिकल, सिक्स्थ इज रिफॉर्मिस्ट, एंड सेवंथ इज यूटोपिया, ओके। अब देखो, जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उसमें क्या है, इंडिविजुअल अपने आप को चेंज कर लेता है, चेंज द इंडिविजुअल,
ठीक है। और जो रिवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डिवाइन रिवोल्यूशन आए, ठीक है। इंट्रोवर्शनिस्ट होते हैं वो अपने सोसाइटी से क्या है, वो सोसाइटी से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जो मैनिपुलेटोलॉजिकल होते हैं वो सोसाइटी में क्या है, वो अपनी अपनी सक्सेस और पावर पर फोकस करते हैं। और जो थियोमेटोलॉजिकल होते हैं वो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ क्या हो, वो मिरेकल वगैरह में विश्वास रखते हैं। जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं वो क्या सोसाइटी को इंप्रूव करने की बात करते हैं। जो यूटोपियन होते हैं वो सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट थिंकर जिनका नाम है रॉडनी स्टार्क। ओके, इनकी बुक थी विलियमसन्स। ओके, सो इनकी बुक थी द फ्यूचर ऑफ रिलीजन। इसमें 3 टाइप के कल्ट बताते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कल्ट्स, जिसमें पहला है हमारा जिसे कहते हैं ऑडियंस कल्ट, सेकंड है हमारा क्लाइंट कल्ट, एंड थर्ड है हमारा कल्ट मूवमेंट। देखो, जो ऑडियंस कल्ट होता है ये इसमें काफ़ी कम लोग, बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि सिर्फ आदमी ओकेजनली एक हॉरोस्कोप पढ़ रहा है डेली, ठीक है, तो इसमें बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। क्लाइंट कल्ट में होता है कि वहाँ पे एक लोग जो है सर्विस देखते हैं, जैसे स्पिरिचुअल लीडर के पास जाना, उनकी हीलिंग कराना, तो उस तरह के क्लाइंट कल्ट कहते हैं उनको। कल्ट मूवमेंट में क्या होता है कि ये काफ़ी हाईली ऑर्गेनाइज होता है, और जहाँ यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर न्यू रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, वहाँ पे रेगुलर मेंबर्स जाते रहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये किसने कहा था, रॉडनी स्टार्क ने, ठीक है। देन हमारा अलग दूसरे थिंकर आते हैं जिसका नाम है अर्नेस्ट ट्रोल्स्टाइट, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये इनका नाम है, ठीक है। ओके, देन इनकी बुक थी द सोशल टीचिंग ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेस, द सोशल टीचिंग ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेस। क्लियर है। अब इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ रिलीजन बताए थे इसमें, 3 फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। वो कौन कौन से थे, पहला चर्च, दूसरा सेक्ट, एंड तीसरा मिस्टिसिज्म। जो चर्च होता है वो काफ़ी लार्ज होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, है ना, और एक्सेप्टेड होगा बाय द सोसाइटी। क्लियर है। जो सेक्ट होता है वो स्मॉल होगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, एंड वहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रुप होंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि जो सेक्ट है वो जो है, जो उसका जो पुराना जो रिलीजन है उससे टूट के निकलता है ड्यू टू किससे, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स। ओके, देन वी हैव मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म इसमें पर्सनल, जो आदमी क्या पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को करता है, पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। मतलब इसमें क्या होता है कि वो जो पर्सन है ना वो डायरेक्टली गॉड से कनेक्टेड रहता है, उसमें कोई उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है गॉड से, उसमें कोई भी मिडिलमैन नहीं होता है। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट थिंकर की जिसका नाम है मैक्स वेबर। देखो, ये तो आपके कोर्स के क्लासिकल थिंकर्स में ही है, तो ये आपको पता ही होगा। इनकी बुक थी द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स की अथॉरिटीज़ बताते हैं, ऑफ अथॉरिटी, जिसमें पहली है हमारी कैरिस्मेटिक, दूसरी है हमारी ट्रेडिशनल, एंड तीसरी है हमारी रेशनल लीगल अथॉरिटी, ठीक है। तो कैरिस्मेटिक में होता है कि जहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होंगी किसी लीडर में, जैसे स्पिरिचुअल गुरु वगैरह, तो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़ होगी। ट्रेडिशनल में क्या हो गया कि इसमें कस्टम्स एंड जो ट्रेडिशंस के बेसिस पे क्या होगा, ये अथॉरिटी होगी। तो जैसे मान लो किंग्स हो गए, ठीक है। और लीगल रेशनल में क्या हो गया, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या जजेस वगैरह हो गए, तो वो क्या है, वो लीगल रेशनल अथॉरिटी होंगी। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट थिंकर जिनका नाम है पीटर एल बर्जर। इनकी एक बुक थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, द सेक्रेड कैनोपी। तो कैनोपी क्या होता है, ऐसे एक कैनोपी होती है जहाँ पे उसके नीचे सारी चीज़ें रहती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी में पीपल है, बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, ठीक है, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी और ग्रोथ एक न्यू सोसाइटी में देखने को मिलती है। मतलब बहुत सारे मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स होते हैं, और इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो किस रिलीजन को माने, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी और न्यू ग्रोथ ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें इन्होंने बोला कि जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीजन है एंड मॉडर्निटी में, ठीक है। तो बेसिकली मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। देन हमारे आते हैं नेक्स्ट थिंकर एंथनी, लेट मी करेक्ट इट, एंथनी FC वेलेस। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिन्होंने काफ़ी स्टडीज़ करी, जैसे कि रिलीजन पे बात करी इन्होंने कल्चरल चेंज पे बात करी, इन्होंने सोशल मूवमेंट पे बात करी, ठीक है। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट का, ठीक है। और इन्होंने बुक भी लिखी थी, कौन सी, रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट एंड रिलीजन एंड एंथ्रोप व्यू। तो इनकी ये 2 बुक थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, एंथनी FC वेलेस की। क्लियर है। अब देखो रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट क्या होता है। देखो, जब पीपल क्या है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्ट्रेस में या क्राइसिस में, या फिर कल्चरली वो डिक्लाइन हो गया है, तो पीपल ट्राई टू क्रिएट व्हाट, अ बेटर सोशल एंड कल्चरल सिस्टम, उसे ही कहते हैं हम रिवाइटलाइजेशन
मूवमेंट मतलब कि लोग अगर जहाँ भी लोग जब समस्या में होते हैं, किसी भी स्ट्रेस में होंगे, क्राइसिस में होंगे, ठीक है, तो लोग क्या चाहते हैं, लोग एक क्रिएट करते हैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कल्चरल सिस्टम जहाँ जहाँ पे उन चीज़ों का एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिले, तो उसे कहते हैं रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट। अब इन्होंने 4 टाइप के वो मूवमेंट दिए थे, टाइप्स ऑफ RM, ठीक है। वो कौन कौन से थे? वो 4 थे। पहला था नेटिविस्टिक, दूसरा है रिवाइवलिस्टिक, तीसरा है मिलेनियरियन, एंड चौथा है हमारा मेसियनिक, ठीक है। अब जो नेटिविस्टिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिटर्न मतलब अपने जो नेटिव रूट्स पे जाते हैं, रिटर्न टू द नेटिव थिंग, या अपने जो पुराने कल्चर की तरफ जाते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर की तरफ जाते हैं। रिवाइवलिस्ट कौन से होते हैं? जो रिवाइव करते हैं अपने ओल्ड रिलीजियस व्यूज़ को, ठीक है। मिलेनियल कौन होते हैं? जो बिलीव करते हैं कि जो न्यूली परफेक्ट एजेस हैं वहाँ पे क्या है, अब टू अराइव, है ना। मतलब कि कोई भी एक एक न्यू गोल्डन एज जो है आने वाली है, तो उसके उसमें रहते हैं, वो बिलीव करते हैं ये चीज़ को कि जो एक न्यू परफेक्ट एज जो है वो आने वाली है, ठीक है। और जो मसीह होते हैं, मसीह हो गया मतलब मसीहा से, कि एक ऐसा मसीहा आएगा, एक ऐसा सेवियर आएगा जो ये सारी चीज़ें सही करेगा, ठीक है। ये एक ऐसा यहाँ पे बिलीव होता है, क्लियर। तो ये टाइप थे टाइप्स ऑफ RM, है ना, रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट के, जो कि कॉन्सेप्ट दिया था एंथनी FC वेलिस ने, ठीक है। सो ये हमारा यूनिट 10 का जो है रैपिड रिवीजन था, तो आप इसको 2x पे भी देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।